Hi everyone, this is Shoaib Hamza and you are watching Big Brain. So finally I'm here with another video of another course. Yes guys, I'm back with a proper crash course of object oriented programming. Yes, you have listened very correctly. I'm offering object oriented programming course which is absolutely free of cost. आप ये पूरा कोर्स देख सकते हैं और ये 2 घंटे का ऑलमोस्ट कोर्स है जिसके अंदर हम ऊप करेंगे और इसके अंदर मैंने सारा बेसिक से सिखाया है कि क्लास क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसकी नीड क्यों आई, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस वगैरह सारी चीज़ें मैंने इस कोर्स के अंदर करवाई है। इससे रिलेटेड अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो ये कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज से रिलेटेड कोर्स नहीं है। अगर आप ऊप के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप कोई भी और लैंग्वेज को परस्यू करना चाहते हैं जिसके अंदर ऊप यूज़ होती है, सो इट्स टोटली फॉर यू कोर्स। लाइक आप अगर इंटरव्यू भी देना चाहते हैं, इंटरव्यू टाइम पे हमारे पास 3 से 4 मेजर ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। लाइक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू टाइम पे। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एंड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। उसके अलावा ओएस से कुछ पूछे जा सकते हैं, डेटाबेस से, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वही 3 से 4 ही हैं जिसके अंदर डीएस से ओपीएफ बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले कोर्सेज हैं। ये कोर्सेज आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। ये किसी भी लैंग्वेज से स्पेसिफिक नहीं है कि सी प्लस प्लस में प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं, इस तरह से नहीं है। इस कोर्स के अंदर 2 से ढाई घंटे का कोर्स है। इसके अंदर मैंने सिर्फ यही चीज़ बताई है कि वो होती क्या है हमारे पास, उसके पिलर्स क्या-क्या हैं। लाइक 4 पिलर्स हैं हमारे पास और उनको डेप्थ के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लाइक मैंने बताया हुआ है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, इनकैप्सुलेशन क्या होती है। बहुत सारे ऐसे टॉपर स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जिनको ना इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन का डिफरेंस ही नहीं पता होता। लाइक 4-5 सेमेस्टर तक मुझे भी नहीं पता था कि इस चीज़ का क्या मतलब है, कहाँ पे क्या सीन है इसका। जब काफ़ी सारे टीचर्स से काफ़ी बार ये ओप के कॉन्सेप्ट रिवाइज़ हुए तो फाइनली जाके इस चीज़ की समझ आई। उसके अलावा बाकी पिलर्स हैं लाइक एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस को डिटेल के अंदर मैंने इस कोर्स के अंदर करवाया है। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास जनरलाइज़ेशन क्या होती है, स्पेशलाइज़ेशन क्या होती है, तो वो सारी चीज़ें भी बहुत डेप्थ के अंदर मैंने करवाई हैं। अगर आप ऊप करना चाहते हैं दिस कोर्स इज़ फॉर यू। बिल्कुल परफेक्ट आप लोगों के लिए कोर्स होने वाला है एंड आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं बहुत अच्छे से आप लोगों के क्वेश्चंस क्लियर कर पाऊँ। अगर फिर भी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई आप चाहते हैं कि मैं और भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन वाइज़ वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ, प्रॉपर कोर्स बनाऊँ, आप लोगों ने नीचे इससे रिलेटेड कमेंट करना है या आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं। माय इंस्टाग्राम इज़ एज़ ताशिब हमज़ा। आप वहाँ पे मुझे मैसेज करें, आई विल रिप्लाई एज़ सून एज़ पॉसिबल। इसके अलावा अगर आप डीएसए करना चाहते हैं तो डीएसए का कोर्स भी मैं करवा रहा हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। आप मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं तो मशीन लर्निंग का कोर्स भी मैं आपको करवा रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप पाइथन के अंदर पीएफ करना चाहते हैं तो पाइथन फॉर एवरीवन का कोर्स भी मैं करवा रहा हूँ। उसके अंदर क्या पीएफ है बेसिक। लाइक अगर आपने एमएल करनी है या डाटा साइंस करनी है या डाटा माइनिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए आपको पाइथन आनी चाहिए। तो पाइथन के काफ़ी सारे बेसिक्स मैंने उस एक क्रैश कोर्स के अंदर करवाए हैं जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वो भी जाके वॉच कर सकते हैं। अगर आप ऊप से रिलेटेड आए हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे लग सकते हैं इस कोर्स को करने के लिए, बट अगर आप ये कर लेते हैं और आप एडवांस में कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसके अंदर ना सिर्फ मैंने एग्ज़ाम से रिलेटेड बट मैंने इंटरव्यू से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। Without wasting any more time, let's properly start this crash course of object oriented programming. Guys, as you can see that I have opened the desktop and आज हम finally start करने वाले हैं crash course of object oriented programming in this one single short video. हम properly start करते हैं and as I told you guys, my name is Shoaib Hamza and I am from Lahore, Pakistan और ये क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए बेसिकली। इसका मैं आपको रोड मैप भी बताता हूँ और आपको सारा थ्रू आउट द कोर्स गाइड करूँगा कि किस तरह से आपने इस कोर्स को करना है, कौन सी लैंग्वेज को आपने यूज़ करना है, आपने किस तरह से इसमें एफिशिएंसी को गेन करना है। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द रोड मैप कि हमने किस तरह से इसको फॉलो करना है। आपने सबसे पहले ना मेरा टीचिंग मेथड ज़रूर
फॉलो कर लेना है। टीचिंग मेथड जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे ना तब तक मज़ा नहीं आएगा। टीचिंग मेथड से क्या होता है कि ना देखें ये पूरा एक कोर्स होता है, लाइक अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर देखें ना तो ये 4 मंथ के अंदर या 6 मंथ के अंदर ना ये पूरा कोर्स करवाया जाता है। तो मैं आपको ये 2 से 3 घंटे या पता नहीं कितनी देर की वीडियो बनती है, आई डोंट नो, तो इतनी शॉर्ट टाइम में कैसे करवा सकता हूँ? सोचने वाली बात तो है ना? तो आपने अगर उस टाइम में वाक़ई इसको करना है, अपने कॉन्सेप्ट वाक़ई क्लियर करने हैं ना, तो आप लोगों ने मेरा टीचिंग मेथड लाज़मी फॉलो कर लेना है। अब टीचिंग मेथड के अंदर कोई इतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत बेसिक है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रजिस्टर लेना है, REGISTER रजिस्टर ले लेना है, एक मोटा-सा स्प्रिंग वाला रजिस्टर ले लेना है। उसके अलावा आपने पेन ले लेना है, 2 या 1 या 2 पेन ले लेना है आपने, ठीक है? सिर्फ़ इतनी सी रिक्वायरमेंट है गाइस, सिर्फ़ आपने ना साथ-साथ मेरे नोट करते जाना है और एक आप वो भी ले सकते हैं मार्कर, जिससे आप हेडिंग देना चाहें तो हेडिंग भी दे सकते हैं। खाली पेन करेंगे ना तो इतने अच्छे नोट्स नहीं बनेंगे। बेसिकली क्या है कि आपने नोट्स बनाने हैं। हमारे एक सर हैं, सर अली बुखारी, वो मार्केटिंग उनसे मैंने पढ़ी थी और अभी भी उनसे मैं BRI का कोर्स पढ़ रहा हूँ। तो ना बहुत अच्छे से उन्होंने टीचिंग मेथड बहुत ज़बरदस्त था उनका, ठीक है? तो उन्होंने नोट्स बनवाए और उससे ना प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैंने कहा क्यों ना वही टीचिंग मेथड जो टीचर से मैं गेन करता हूँ, सीखता हूँ, उसी टीचिंग मेथड को मैं भी फॉलो करूँ, तो ज़्यादा अच्छे से स्टूडेंट्स को समझ आएगी। तो आपने ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको आपने यूज़ करना है और आपका ये कोर्स बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपने रजिस्टर पकड़ लेना है, पेन पकड़ लेना है, मार्कर पकड़ लेना है, ओके? और साथ-साथ ना नोट्स बनाने हैं। लाइक यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज़ ऊप? ऊप क्या होती है हमारे पास? तो आप लोगों ने ना अपने रजिस्टर पे भी मार्कर से हेडिंग देनी है, व्हाट इज़ ऊप? फिर जो मैं एक्सप्लेन करूँगा, उससे जो आपको समझ आएगी वो आपने जस्ट नोट डाउन करनी है। आपने वो नोट डाउन नहीं करना जो कि मैं लिखता जा रहा हूँ, आपने अपनी अंडरस्टैंड जो आपने किया होगा उस चीज़ को आपने नोट डाउन कर लेना है अपने पास, अपने अल्फाज में, रोमन इंग्लिश के अंदर, जैसे आप उर्दू में करना चाहें, हिंदी में करना चाहें, जैसे आपको ईज़ी लगता है ना, बस आपने ये करना है कि ये चीज़ मुझे समझ आई और समझ के आने के बाद मैं उसको ना नोट डाउन कर सकता हूँ। तो उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो टीचिंग मेथड आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा और इसके अंदर मैं आप लोगों का वन बाय वन करके पहले सबसे पहले रोड मैप दिखा देता हूँ, फिर हम इसको वन बाय वन करके करने वाले हैं। सो दिस इज़ माय नेम शुएब हमज़ा एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हम आज ये क्रैश कोर्स कर रहे हैं। और व्हाट इज़ ऊप, सबसे पहले हम जानेंगे कि ऊप होती क्या है, उसके बाद हम देखेंगे व्हाई ऊप ऊप होती क्यों है, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे यूज़ ऑफ ऊप, ऊप का आज के टाइम पे 2025 के अंदर कहाँ पे यूज़ हो रहा है। उसके अलावा उसके बाद हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ ऊप, के ऊप के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं हमारे पास। उसके बाद हम देखेंगे लैंग्वेजेस सपोर्ट ऊप, हर लैंग्वेज, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऊप को सपोर्ट नहीं करती। तो ऐसी कौन-सी लैंग्वेज हैं जो ऊप को सपोर्ट करती हैं, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा एक स्पेसिफिक लैंग्वेज जिसके थ्रू आप स्टार्ट कर सकते होंगे, ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, के ऊप के अंदर हमारे पास क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, फिर हम डिटेल में देखेंगे एक क्लास क्या होती है, फिर हम डिटेल में देखेंगे एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर हम देखेंगे व्हाट आर सेल्फ रेफरेंशियल क्लास। गाइस इसके अंदर ना मैं सिर्फ आपको एग्जाम क्लियर करवाने के लिए कोर्स नहीं करवा रहा, या लाइक आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर आपके पास ना ऊप यूज हो रही होती है। और इसके अलावा जैसे ये क्वेश्चन है व्हाट इज सेल्फ रेफरेंशियल क्लास, ये ना आपके इंटरव्यू टाइम पे बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जा सकता है। कल को आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं ना, तो 2-3 कोर्सेज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको ना पीएफ बेसिक आपकी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स क्लियर होनी चाहिए, आपको ऊप आनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपको लाज़मी आना चाहिए डीएसए। गाइस ये जो होते हैं ना, इनसे क्वेश्चंस आते हैं और इंटरव्यू के टाइम पे आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप किसी भी जॉब के लिए जाएँगे ना, वहाँ पे जॉब इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती जितना ज़्यादा वहाँ पे इंटरव्यू मुश्किल होता है, ठीक है? तो आपको ना इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपको पीएफ आनी चाहिए लाज़मी, ऊप मैंडेटरी है, डीएसए मैंडेटरी है। डीएसए भी मैं करवा रहा हूँ और आज ऊप भी मैंने स्टार्ट कर दी है, एंड पीएफ अभी तक मैंने नहीं करी, बहुत बेसिक है, सिंपल, लाइक पाइथन में शायद मैं पीएफ करवा दूँ, बट अभी आगे देखते हैं अभी हमने क्या करना है। एनीवेज़ तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा कि व्हाट आर सेल्फ रेफरेंशियल क्लास, इस तरह से मल्टीपल और भी क्वेश्चन मैं इस कोर्स के अंदर आपको बताऊँगा कि जो कि आपसे इंटरव्यू टाइम पे पूछे जा सकते हैं, तो आपको इंटरव्यू क्लियर करने में वो आसानी करेंगे। ड्राइवर एंड मेन क्लास क्या होती है, होपफुली इसका तो आइडिया होगा ही अगर आपने पीएफ पढ़ी हुई है। अच्छा, इस तरह से एक और हमारे पास ना इंटरव्यू टाइम का क्वेश्चन आ चुका है, व्हाई मेन क्लास इज स्टैटिक। मेन क्लास कुछ लैंग्वेजेस के अंदर स्टैटिक ही होती है, लाइक अगर आपने जावा पे काम किया हुआ है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हम पब्लिक वॉइड स्टैटिक मेन लिख रहे होते हैं, तो वो स्टैटिक होती क्यों है? इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम आगे टॉपिक के ऊपर जाएँगे जो कि है रिलेशनशिप्स ऑफ क्लासेस। जब एक से ज़्यादा क्लासेस बनती है तो उनके रिलेशनशिप्स किस तरह के होते हैं? हमारे पास एसोसिएशन होता है जो कि हैज़ अ रिलेशन होता है, उसके अंदर टाइप्स देखेंगे, एग्रीगेशन क्या होती है, कंपोजिशन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक रिलेशनशिप क्या होते हैं, ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ कपलिंग एंड डीकपलिंग, और इसके क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं,
वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम फाइनली देखेंगे पिलर्स ऑफ ऊप। ऊप किन पिलर्स की बेस के ऊपर आपकी लाई करती है? एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ये 4 पिलर्स हैं ऊप के बेसिकली। ये 4 आपको क्लियर होने चाहिए। अगर ये 4 क्लियर हो जाते हैं तो आपकी ऊप कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? ये 4 बेसिकली पिलर्स हैं ऑफ ऊप। ओके? इसके बाद हम वन बाय वन हर एक पिलर को गो थ्रू करेंगे कि व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे आप देखें ना, पहला पिलर क्या एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा इनकैप्सुलेशन, फिर इनहेरिटेंस, फिर पॉलीमॉर्फिज्म। इस तरह से हम देखेंगे स्पेसिफिकली इंडिविजुअली कि हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, हमारे पास इनकैप्सुलेशन क्या होती है, हमारे पास इनहेरिटेंस क्या होती है, इनहेरिटेंस के आगे टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं, वो सारी डिटेल में देखेंगे हम। हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब क्या है, मॉर्फिज्म का मतलब क्या है। उसके बाद हम देखेंगे फाइनली कि मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग क्या है। अभी तक आज ही ये मैंने ये रोड मैप बनाया है। इसमें थोड़ा बहुत चेंज हम कर सकते हैं, कुछ एडिशनल टॉपिक भी ये ऐड हो सकते हैं बाद में, बट ये अभी टेंटेटिव है। इसके अंदर हम प्रॉपर्ली हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या सीन है कि अभी फ़िलहाल मैं आपको किसी लैंग्वेज के ऊपर नहीं काम करवाऊँगा। बेसिकली आज का हमारा टास्क है इस पूरे कोर्स का, वो ये है कि आपके ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना कि ऊप होती क्या है, उसके पिलर्स के अंदर क्या होते हैं, फिर आप उन सब को कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए एक अच्छी, सूटेबल, खूबसूरत, प्यारी-सी कोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स है बेसिकली ओप के लिए ना, वो फिर आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम बात करेंगे आगे जाके कि कौन-सी लैंग्वेज के ऊपर हमें काम करना चाहिए, कौन-सी लैंग्वेज ओप को सपोर्ट करती हैं, कौन-सी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करती। एनीवेज़, सो काफ़ी दफ़ा मैंने बता दिया अपना नाम, तो हम चलते हैं कि व्हाट इज़ ऊप? ऊप हमारे पास होती क्या है? सो एज़ आई टोल्ड यू गाइज़ कि ऊप जो होती है ना हमारे पास ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ओ से मतलब यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट। देन हमारे पास ओरिएंटेड, ओरिएंटेड हमारे पास पैराडाइगम इसको कहते हैं, या आप प्रोग्रामिंग कह सकते हैं, प्रोग्रामिंग। ठीक है? प्रोग्रामिंग इस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है हमारे पास, जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, आपने पहले ना प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की होगी, अब हमारे पास आ गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यानी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आप एक ही मेन फाइल, लाइक आपने इंट मेन लिखा हुआ है, इंट मेन, और उसी के अंदर ना आप सारा जो भी कोड है ना आप उसी के अंदर लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, और ना वो बहुत लंबी एक फाइल बन जाती है। तो उसको फिर ढूंढना कोड को, ये वाला एरर कहाँ पे है, इस तरह से इसको कैसे डिपेंडेंसी, उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, तो वो ना इतनी अच्छी कोडिंग नहीं होती। ठीक है? हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे होते। तो हमारे पास आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर ना मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगी, क्लासेस होंगी, तो उस तरह से हम ना एक सूटेबल मैनेजेबल प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। अब हम चलते हैं कि वाई ऊप, ऊप हम करते ही क्यों हैं? ठीक है? तो इस पे बात कर लेते हैं, ऊप हम क्यों करते हैं? सो ऊप से करने से हमारे पास होता क्या है, हम ना रीयूज़ कर सकते हैं। रीयूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ना हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर क्या होगा कि लाइक आपने ना एक क्लास बना ली है, ठीक है? एक क्लास आपके पास बन गया है। उस क्लास से ना आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, इस तरह से जितने मर्ज़ी, ना सिर्फ़ उसका क्लास का नेम लिखें, और आप जैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं ना, उसी तरह से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो रीयूज़ेबिलिटी एनहांस हो जाती है। आगे जाके हम इसके बेनिफिट्स पे बात करते हैं, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही फाइल के अंदर सारा कोड होता है, और उसको फिर मैनेजेबल करना, मैनेज करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, उसको स्केल करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम्स हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसको हमारे पास ना ओप उसको फिलफिल कर देता है, उन सब प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व आउट कर देता है। तो हमारे पास हो जाती है कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही होती है ना, प्रॉब्लम्स हमारे पास सॉल्व हो जाती हैं यूजिंग ओप। ठीक है? ओप से हमारे पास कोड मैनेजेबल हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है। यूज़ ऑफ ओप, ऊप हमारे पास कहाँ पर यूज़ हो रही है, हमारे पास बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के अंदर गाइस यूज़ हो रही है। डेवलप डेवलपमेंट के अंदर आज के टाइम पे ऊप हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। लाइक आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे और भी कोर्सेज़ करवाए हैं, लाइक मैंने फ्लटर के कोर्स करवाए हुए हैं, ठीक है? तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा ऊप यूज़ हो रही है। लाइक डार्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है हमारे पास, डार्ट लैंग्वेज, उसके थ्रू मैंने फ्लटर करवाया था। तो हमारे पास ना डेवलपमेंट में ऊप बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। इसके अलावा हमारे पास जैसे डीएसए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो डीएसए का इतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होता प्रॉपर, लेकिन एफिशिएंसी के टाइम पे डीएसए हमारे पास यूज़ हो रहा होता है। लेकिन हमारे पास जो डीएसए भी ज़्यादा डेवलपमेंट में यूज़ हो रही होती है ना चीज़, वो होती है ऊप। हमारे पास डिफरेंट क्लासेस बन रही होती हैं, ऑब्जेक्ट्स बन रहे होते हैं, तो डेवलपमेंट टाइम पे हमारे पास ऊप बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है।
ठीक हो गया। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। लाइक अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे बात करें तो बेसिकली ये कोर्स मैं करवा रहा हूँ ना, ये मैं करवा रहा हूँ सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का। तो उसके अंदर हम ना जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं वो सी शार्प यूज़ कर रहे होते हैं, हम जावा यूज़ कर रहे होते हैं, हम सी प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे होते हैं, तो सारी जो लैंग्वेजेस है ना, ये क्या है, ओप बेस्ड है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है। तो अगर आपने डेस्कटॉप डेवलपमेंट करनी है, आपने मोबाइल डेवलपमेंट करनी है, आपने वेब डेवलपमेंट करनी है, तो आपके पास ना ओप बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। तो ओप का बहुत ज़्यादा यूज़ है एंड बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। तो इसके बाद देखते हैं हम बेनिफिट ऑफ ओप्स। ठीक है, बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप अपने कोड को स्केल कर सकते हैं, आप अपने कोड को ना मैनेज कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं, आप अपने कोड को ना रीयूज कर सकते हैं। अब ये स्केल कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, रीयूज कैसे करते हैं, ये आप कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब आप प्रैक्टिकली आप उसको कोड को लिखेंगे ना, तब आपको ये चीज़ ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होंगी। अभी जो हम कर रहे हैं ना, वो किस पे बात कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट पे, कि ऊप होती है कि हमारे पास उसके पिलर्स के अंदर क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। जब आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे ना, कि आपने एक क्लास बनाई, उस क्लास से आपने और क्लासेस इनहेरिट कर ली, तो इस तरह से आपने फिर और क्लास इनहेरिट करनी, तो ये क्या कर रहे हैं, आप स्केल कर रहे हैं। तो ऊप के फायदा क्या होगा, आपको ना स्केलिंग मिल जाएगी। उसके बाद आप मैनेज कर सकते होंगे। ठीक है, मैनेज करने से क्या होगा, जब आप सारा कोड एक फाइल के अंदर लिखते हैं तो उसको मैनेज करना प्रॉब्लम होगा। जब छोटे छोटे चंक्स के अंदर, छोटी छोटी क्लासेस के अंदर आपके पास कोड होगा ना, तो आपको पता होगा मैंने इस फाइल को मैनेज करना है, फिर इस फाइल को मैनेज करना है। इस तरह से आपके पास रीयूजेबिलिटी भी बढ़ती है। जब आप ना क्लासेस बना लेते हैं तो आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं ना, तो आप मल्टीपल जितने मर्जी आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके ना बेनिफिट ये होता है कि ना स्केलेबिलिटी मिल जाती है, मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है, रीयूजेबिलिटी हो जाती है। तो इस तरह से और भी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं ऊप के ऊपर, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि लैंग्वेज सपोर्ट ऊप कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि ऊप को सपोर्ट करती हैं, इस पैराडाइगम को सपोर्ट करती हैं, और आपको कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट लेना चाहिए। सो हमारे पास सबसे पहले जो लैंग्वेज आती है ना, वो आती है सी प्लस प्लस। गाइस मैंने ऑलमोस्ट 1.5 ईयर या अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर्स सी प्लस प्लस के ऊपर काम किया हुआ है। लाइक यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे पहले हमारे पास सी प्लस प्लस आई थी। मैंने जो पीएफ की थी ना अपनी, वो भी मैंने सी प्लस प्लस के अंदर की थी। और मेरी जो फेवरेट मैम है अब तक पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी मैं टीचर से पढ़ा हूँ ना, सबसे मेरी फेवरेट मैम है मैम अफनान इफ्तिखार। ठीक है, इफ्तेखार। ठीक है, स्पेलिंग गलत ना हो जाए, पकड़ के मारेंगी मुझे टीचर। एनीवेज, तो सी प्लस प्लस इन्होंने मुझे करवाई थी, पीएफ मुझे करवाई थी, और इनके मुझ पर बहुत ज़्यादा एहसान आता है। इनकी वजह से मैंने बहुत अच्छी अपनी पीएफ क्लियर की थी। लाइक सुबह 8 बजे आता था और रात को तकरीबन मैं 10 बजे तक पीएफ ही करता रहता था, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को मैंने छुट्टी पे भेजा हुआ था। तो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो जीपीए आई थी ना, 2.88 आई थी, इतनी कोई अच्छी नहीं आई थी, क्योंकि मैं सिर्फ जो फोकस कर रहा था ना, वो कर रहा था सिर्फ पीएफ पे, बाकी सब्जेक्ट्स पे मैं फोकस नहीं कर रहा था इतना कोई खास। एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे कि लैंग्वेज सपोर्ट ऊप के कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि ऊप को सपोर्ट करती हैं। तो सबसे पहले आती है सी प्लस प्लस, जिसके ऊपर मैंने काम किया हुआ है। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है जावा। यस गाइस, जावा पे आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा भी पाइथन। ठीक है, पाइथन पे भी आप कर सकते हैं, पाइथन पे आप ऊप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कर सकते हैं सी शार्प पर, ऑब्वियसली आप सी शार्प पे कर सकते हैं। आप इसके अलावा डार्ट पे कर सकते हैं, डार्ट पे आप ऊप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो मैंने जो अभी तक इम्प्लीमेंट की हुई है ना, वो सी प्लस प्लस पे भी ऊप को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। मैंने जावा पे भी बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और जावा से रिलेटेड मैंने जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर एसटीए वाला कोर्स, क्रैश कोर्स करवाया, वन शॉट वीडियोस, बहुत मज़ा आया था मुझे फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर। एसटीए का कोर्स मैंने सारा जावा के अंदर करवाया था। उसके अलावा अभी जो आप ऊप देख रहे हैं ना, ये किस वजह से करवा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ मैं सी शार्प की वजह से। एक और कोर्स है सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का, जिसके अंदर हम डॉट नेट फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे होते हैं, और उसके अंदर हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं ना, वो सी शार्प यूज़ कर रहे हैं। और जो सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, सी शार्प यूज़ हो रही है, तो डॉट नेट पे प्रॉपरली जंप करने से पहले हमें ऊप आनी चाहिए। तो उसी कोर्स के लिए स्पेसिफिकली मैं ऊप करवा रहा हूँ, तो ऊप का सेपरेट से कोर्स भी कवर हो जाएगा। इसके अलावा मैंने एज यू नो मैंने फ्लटर ऐप डेवलपमेंट की हुई है, आपको डार्ट पे भी मैंने काम करवाया हुआ है। मैंने डार्ट पे भी बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, एंड बहुत ज़्यादा इस पे वीडियोस भी बनाई हैं। ऑलमोस्ट एट येट 50 प्लस ऑलमोस्ट वीडियोस हो गई हैं, या अप्रॉक्सीमेटली 50 वीडियोस हो गई हैं, जो कि फ्लटर ऐप डेवलपमेंट पे मैंने डार्ट पे करवाई हुई हैं। तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं, और भी मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जो कि ऊप को सपोर्ट करती हैं। लाइक हमारे पास सिंपल सी जो लैंग्वेज है ना, वो ऊप को सपोर्ट नहीं करती। सी प्लस प्लस बाद में आई थी, जो कि इस ड्रॉबैक को कह सकते हैं फुलफिल कर रही थी, और सी प्लस प्लस उसको
ऊप को कर रही थी। एनीवेज़, सो अब बात करते हैं कि आपको कौन-सी लैंग्वेज से स्टार्ट लेना चाहिए अगर आप ऊप करना चाहते हैं। अगर आपने पीएफ की है, तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है, आपने पीएफ किसके अंदर की हुई है। अगर आपने पीएफ पहले की हुई है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आपके अच्छे हैं सी प्लस प्लस में, सो आई हाईली प्रेफर यू गाइस कि आप सी प्लस प्लस को कंटिन्यू करें एंड सी प्लस प्लस के अंदर ही ऊप को करें। अगर आपने जावा के अंदर पीएफ की हुई है, तो आप जावा को करें, ठीक है। और अगर आपने पाइथन के अंदर की हुई है पीएफ, तो आप पाइथन के अंदर ऊप को करें। अगर आपने सी शार्प या डार्ट के अंदर की हुई है, बेसिकली अगर आप डेवलपमेंट फ्लटर की कर रहे हैं, तो आप डार्ट में ही कंटिन्यू करें। अगर आपने पहले पीएफ नहीं की हुई, फॉर एग्जांपल आपने पीएफ नहीं की हुई किसी भी लैंग्वेज के अंदर, ये आप सोच रहे हैं कि पीएफ का मैं बहुत ज़्यादा इतना नाम क्यों ले रहा हूँ, आपको तो पीएफ भी आनी चाहिए। यस, ऑब्वियसली आपको पीएफ आनी चाहिए। तो पीएफ किस लैंग्वेज के अंदर करें, यहाँ से क्वेश्चन एक्चुअली आता है कि हम किन लैंग्वेज को यूटिलाइज करें, किन लैंग्वेज को प्रेफर करें। तो हमारे पास में टॉप पे 3 मेजर लैंग्वेजेस आती हैं। इस पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि ये वाली लैंग्वेज अच्छी है, ये वाली लैंग्वेज अच्छी है, कुछ लोग उसका कहते हैं, कुछ लोग उसका कहते हैं। तो इट्स टोटली परसेप्शन ऑफ डिफरेंट डेवलपर्स, डिफरेंट प्रोग्रामर्स के वो किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट मैं आपको बताता हूँ कि टॉप पे ना 2 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि कम्पीट करती हैं। एक है हमारे पास सी प्लस प्लस एंड एक है हमारे पास जावा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि सी प्लस प्लस ज़्यादा मुश्किल है, कुछ लोग कहते हैं कि जावा बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कुछ लोग तीसरी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं जो कि इन दोनों लैंग्वेज से आसान है, ठीक है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन दोनों का ज़्यादा ही है एंड इन दोनों से जो आसान तरीन लैंग्वेज है, जो कि अभी तक मुझे भी इतनी अच्छे से नहीं आती, मैं 6 सेमेस्टर के अंदर पाइथन पढ़ रहा हूँ, यस, ठीक है। तो अगर आपने इन दोनों में से नहीं करनी, तो अगर आप पाइथन पे कर सकते हैं, पाइथन। और अगर आप मेरा मशवरा लें और मेरी रिकमेंडेशन को फॉलो करें कि आपको किस लैंग्वेज से ज़्यादा आगे करना चाहिए, तो आई हाईली रिकमेंड यू गाइस कि आप सी प्लस प्लस को ज़्यादा प्रेफर करें। अब उसके रीज़न है, सी प्लस प्लस मैं आपको क्यों कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर पीएफ की हुई है, ठीक है, पीएफ आपने कर ली है सी प्लस प्लस में, दैट्स ग्रेट, ठीक है, बहुत अच्छा। मैंने भी सी प्लस प्लस के अंदर की थी, मैम अफनान के बहुत ऐसे नाते कह रहा हूँ ना मैं। तो अगर आप पीएफ सी प्लस प्लस में कर लेते हैं, तो आप ऊप भी पीएफ उसके अंदर ऊप भी कर सकते हैं, किसके अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर कर सकते हैं। देन ये दोनों कोर्सेज करने के बाद आप आएंगे किसके ऊपर, आप आएंगे डीएसए के ऊपर। डीएसए भी आप फिर फाइनली कर सकते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, जैसे मैंने किया था। मैंने पीएफ की थी सी प्लस प्लस के अंदर, ऊप मैंने की थी सी प्लस प्लस के अंदर, डीएसए मैंने किया था सी प्लस प्लस के अंदर। डिफरेंट लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, बट एक अगर आप फॉलो करते हैं ना लैंग्वेज को, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई सी प्लस प्लस ज़्यादा मुश्किल है, हमारे पास जावा ज़्यादा मुश्किल है। गाइस, अगर आप ऊप कर रहे हैं ना, ऊप, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके पास जावा का सिंटैक्स लंबा है। जावा आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हो सकती है, लेंथी लेंथी इसके सिंटैक्सेस हैं। और अगर आप सी प्लस प्लस पे आएँ, तो सी प्लस प्लस पे आपको शॉर्ट सिंटैक्स मिल जाते हैं, आसान सिंटैक्स मिलते हैं। और अगर आप सी प्लस प्लस में ऊप को करते हैं ना, तो आपको डीएसए में बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। पता क्यों? अगर आप जावा में डीएसए करते हैं ना, तो आपको इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता। अगर आप सी प्लस प्लस में डीएसए करते हैं ना, तो आपको ज़्यादा ग्रिप मिलती है। अब उसकी रीज़न क्या है? यहाँ से एक्चुअली आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सी प्लस प्लस जो होती है ना लैंग्वेज, ये आपको सपोर्ट करती है किन चीज़ों को? पॉइंटर को, ठीक है? पॉइंटर्स आपको मेमोरीज़ के साथ आप खेल सकते हैं, आप एफिशिएंटली मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं, येस। तो आप इसके में पॉइंटर्स यूज़ कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई हाइली रिकमेंड यू गाइस कि अगर आपने, कोई बात नहीं, अगर आपने पीएफ जावा के अंदर की हुई है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट, एक्सेप्शनल केस को हम डील करते हैं कि आपने पीएफ की हुई है जावा के अंदर, सो फिर भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि किसी भी दूसरी लैंग्वेज को शिफ्ट करने के अंदर लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 वीक्स लगते हैं, ठीक है। 2 वीक्स के अंदर आप किसी भी लैंग्वेज के ऊपर जंप कर सकते हैं, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के ऊपर। तो अगर आपने पीएफ जावा के अंदर की हुई है ना, आप ऊप सी प्लस प्लस में कर लें, कोई मसला नहीं है, सी प्लस प्लस में कर लें। आप डीएसए फिर आगे जाके सी प्लस प्लस के अंदर कर सकते हैं। मैं डीएसए का कोर्स भी करवा रहा हूँ एनीवेज। तो ये थी मेरे आप लोगों को कुछ रिकमेंडेशन एंड कुछ कॉन्सेप्ट जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस से रिलेटेड मैंने आप लोगों को देने थे। सो मैंने आपको बता दिया कि सी प्लस प्लस होती है, जावा होती है, पाइथन, सी शार्प, डार्ट एंड सी उसको सपोर्ट नहीं करती। आपको किस लैंग्वेज को फॉलो करना चाहिए। सो आई हाईली रिकमेंड यू गाइस कि आप सी प्लस प्लस को फॉलो करें, ओके। अगर आप जावा में करना चाहते हैं सो इट्स गुड, ठीक है। पाइथन में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि पाइथन में ना करिएगा। एनीवेज तो ये सारी चीज़ें हो गई, काफ़ी डेप्थ के अंदर इन चीज़ों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो कि है व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, कि हमारे पास क्लासेस क्या होती हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऊप के अंदर आपके पास ना, अगर आपको क्लासेस का नहीं पता है ना, तो आपका ऊप का कोई फ़ायदा नहीं है, दैट मीन्स आपको ऊप नहीं आती। तो क्लासेस हमारे पास क्या होती हैं? क्लासेस आपके पास ना एक ब्लूप्रिंट होता है, BLUE, ब्लू
एंड प्रिंट। ब्लूप्रिंट होता है किसी भी चीज़ का, आप कह सकते हैं लाइक आपके पास एक बिल्डिंग होती है फॉर एग्जांपल, तो आप डायरेक्टली बिल्डिंग तो ऐसे कंस्ट्रक्ट नहीं कर देते ना, पहले उसका ना विजुअली एक ना स्केलेटन टाइप या कह सकते हैं ब्लूप्रिंट आप बनाते हो, ठीक है। अगर आपको बिल्डिंग से रिलेटेड या आर्किटेक्चर से रिलेटेड आपको आइडिया है, तो उसमें क्या होता है, पहले उसका नक्शा बनता है, ठीक है। नक्शा बनता है, उस नक्शे में क्या होता है कि उसमें डिफाइंड होता है कि इस बिल्डिंग के अंदर ऐसे इस तरह से रूम बनेंगे, ये इसका स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से पूरी बिल्डिंग एक कंस्ट्रक्ट होगी। तो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन से पहले ना एक ब्लूप्रिंट बन रहा होता है, ठीक है। तो क्लासेस क्या होती है, हमारे पास ब्लूप्रिंट होती हैं। तो ऐसा कोई भी ब्लूप्रिंट कह लो या आप उसको कह लो कि स्ट्रक्चर है या स्केलेटन है या कोई भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, बट एक कॉन्सेप्ट है, हम कह सकते हैं ये हमारे पास एक क्लास है। अब क्लास ना कुछ भी हो सकता है, लाइक ना एक पर्सन भी क्लास हो सकता है, पर्सन एक क्लास हो सकती है, एक ना रूम एक क्लास हो सकती है, एक ना लैपटॉप एक क्लास हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एट्रीब्यूट्स रखता है, अपनी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है, वो हम उसकी क्लास बना सकते हैं। लाइक आप कोई भी क्लास बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज़ अपने आसपास चीज़ देखें, लाइक मेरे पास ना कैमरा पड़ा हुआ है सामने ना, तो कैमरा की मैं क्लास बना सकता हूँ। कैमरा क्लास का कीवर्ड कोई भी डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स हो सकते हैं। अपना इस तरह से कैमरा, आप जैसे आपके पास है कैमरा, ठीक है, आप कैमरा की क्लास कंस्ट्रक्ट कर देंगे। क्लास कंस्ट्रक्ट करने के बाद ना मैंने आपको बताया ना, जैसे उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ होंगी, कोई ना कोई उसकी कुछ ना कुछ खसूसियात होंगी, कैरेक्टरिस्टिक होंगी। लाइक आप लिखोगे कैमरा नेम, ठीक है, कैमरा नेम एक आपने उसकी प्रॉपर्टी बना ली, ठीक है। आपने इस तरह से उसकी मॉडल, उसका मॉडल बना लिया, ठीक है, मॉडल एक एट्रीब्यूट रख लिया आपने उसका, और उसके अलावा आपने उसकी प्राइस रख ली। तो इस तरह से एग्जांपल हो गया, और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लाइक ना पर्सन की जैसी है। आप एक इंसान है, ठीक है, एक पर्सन, सबसे जो बेसिक एग्जांपल होती है ना वो यही वाली होती है। एक पर्सन की आपने क्लास बना दी है, पर्सन की क्लास बन गई। अब पर्सन की क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लाइक मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, तो आप बताएंगे कि हाँ यार मेरा नेम है, ठीक है, मेरा एक नेम है जिससे मैं जाना जाता हूँ, पहचाना जाता हूँ। मेरा मेरा एक CNIC नंबर है, ठीक है, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर कह सकते हैं, आधार कार्ड इंडिया में वर्ड यूज़ किया जाता है। या आप कह सकते हैं कि मेरी एक एज है, ठीक है, मेरी एक हाइट है, ठीक है, HEIGHT हाइट है, इस तरह से। तो आपके ना काफ़ी सारी इस तरह से ना एट्रीब्यूट्स होंगे कुछ ना कुछ। लाइक आप देखें ना, तो एक पेशेंट है, ठीक है, तो पेशेंट की हम एक डिफरेंट क्लास बना लेते हैं। एक पर्सन की क्लास सेपरेट होती है, पेशेंट एक अलग सेपरेट क्लास होती है। तो पेशेंट की मैंने एक क्लास बना दी, तो उसकी क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो उसकी हो सकती है पेशेंट आईडी, ठीक है, पेशेंट आईडी हो सकती है, उसको डिजीज़ कोई ना कोई हो सकती है, तो डिजीज़ के बारे में हम एक एट्रीब्यूट रख सकते हैं। और उसकी जो रिकवरी डेट है या जो भी आप उसकी एट्रीब्यूट्स रखना चाहते हैं ना, उसकी क्लास के अंदर आप रख सकते हैं। इसके अलावा भी और मल्टीपल काइंड्स ऑफ क्लासेस आप बना सकते हैं, लाइक एक टीचर की क्लास बना सकते हैं, ठीक है। तो टीचर के इस तरह से मैंने एक क्लास बना दी है, और टीचर के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, TID टीचर आईडी हो सकती है, टीचर की कोई ना कोई सैलरी होगी, ठीक है, उसकी ना कोई स्पेसिफिकेशन होगी जो आप उस तरह से उसके लिख सकते हैं, उसके जो सब्जेक्ट जिसमें वो अच्छा है या जो उसने पढ़ाना है, तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट रखना चाहे तो उस तरह से वो सब्जेक्ट भी रख सकते हैं। अब ये सारी तो डिफरेंट मैंने आपको एग्जांपल दे दी है जिनको आप क्लासेस बना सकते हैं। क्लासेस के अंदर होता क्या-क्या है? क्लासेस का सबसे पहले आप बता दिया आपने, उसका नेम डिफाइन कर दिया, जैसे मैंने उसमें टीचर डिफाइन कर दिया, तो उसका नेम आपने डिफाइन कर दिया, ओके। इसके अलावा क्लासेस के अंदर और भी कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक एट्रीब्यूट्स होते हैं सबसे पहले तो। एट्रीब्यूट्स जैसे हमने अभी एट्रीब्यूट्स बनाए ना, लाइक TID, सैलरी, पर्सन के नेम, एज, जेंडर, तो इस तरह से वो एट्रीब्यूट्स हो गए। और उसके ना क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स होते हैं हमारे पास, कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स भी हमारे पास ना 2 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक हो सकता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकता है। ये सारी चीज़ें ना आपने लाज़मी अपने रजिस्टर के ऊपर नोट करनी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स हैं और कॉन्सेप्ट्स भूलने में ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगाते अगर आपके सही से वो क्लियर ना हुए हों। तो लाज़मी इसके आपने ना नोट्स लाज़मी बनाना है कि जैसे मैं हमने बताया कि क्लास क्या होती है, क्लास का नेम लिख रहे होते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके अंदर, जैसे एट्रीब्यूट्स हमने डिफ़ाइन कर लिए। उसके अंदर होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर के भी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्ट होता है, एक होता है हमारे पास पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर हो सकता है हमारे पास। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। कंस्ट्रक्टर्स का काम क्या होता है, एट्रीब्यूट्स का तो मैंने आप लोगों को बता दिया। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, उन एट्रीब्यूट्स को डिफ़ॉल्ट वे में सेट कर रहा होता है, या यूज़र से लेकर उसको पैरामीटराइज़ सेट कर रहा होता है। अब जो कंस्ट्रक्टर होते हैं ना, कंस्ट्रक्टर नेम, कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है ना, वो मस्ट बी सेम होना चाहिए क्लास नेम, ठीक है। क्लास नेम यानी कि जो आपका कंस्ट्रक्टर का जो नाम आप रखोगे ना, वो वही होना चाहिए जो कि क्लास का नेम होना चाहिए। अगर कोई और आप नाम रखना चाहते हो तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ जो मैंडेटरी याद रखने वाली है,
कंस्ट्रक्टर्स की जो होती है ना हमारे पास रिटर्न टाइप, ठीक है? रिटर्न टाइप उसकी नहीं होती, ठीक है? लाइक आप मेथड्स की रिटर्न टाइप रख सकते हो, रिटर्न टाइप जो कंस्ट्रक्टर की होती है ना वो नहीं होती। इसकी कोई भी आप रिटर्न टाइप नहीं रखते। सिंपल आप क्लास का नेम लिखते हो और उसकी बॉडी बना लेते हो और कंस्ट्रक्टर आपके पास इस तरह से बन जाता है। तो हम उस पे बात कर रहे थे कि हमारे पास क्लास के अंदर क्या-क्या होता है। हमने देख लिया कि हमारे पास एट्रिब्यूट्स हो सकते हैं, हमारे पास कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, हमारे पास और क्या हो सकता है। आई नो इट्स टोटली रफ के रफ सारा वर्क हो रहा है, बट मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स डिलीवर करने हैं, आपने अपने पास नोट्स के ऊपर नीट एंड क्लीन करना है, ठीक है? तो हमारे पास ना मेथड्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स के बाद हमारे पास मेथड्स आ गए। मेथड्स को हम मेथड्स भी कह रहे होते हैं, हम उनको फंक्शंस भी कह रहे होते हैं, ठीक है? फंक्शन जैसे कि हमने ऊप के अंदर ऊप से पहले पीएफ के अंदर पढ़े होंगे, फंक्शंस होते हैं हमारे पास, या हम उनको नेम दे रहे होते हैं बिहेवियर्स के, ठीक है? बिहेवियर्स के। अब हम आ जाते हैं हम अपनी एग्जांपल के ऊपर कि एक पर्सन है, ठीक है? उस पर्सन के हमारे पास क्या-क्या एट्रिब्यूट्स हो सकते हैं। लाइक मैंने पर्सन की एक पूरी क्लास बना दी है इस तरह से, पर्सन की क्लास बना दी है। उसके एट्रिब्यूट्स हम रख लेते हैं, नेम हो गया, जैसे उसका एक नेम हो गया, नेम के बाद उसकी एज हो गई, उसकी जेंडर हो गई, ठीक है? तो इस तरह से 3-4 जितने भी आप रखना चाहे रख सकते हैं, एट्रिब्यूट्स हो गए हमारे पास। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उसका कंस्ट्रक्टर होगा, तो कंस्ट्रक्टर वही होना चाहिए जो कि उसकी क्लास का नेम है। तो पर्सन, तो आपने इस तरह से अगर क्लास डायग्राम में करें तो इस तरह से पर्सन हो गया आपके पास और इस तरह से आप कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। इसके बाद आपके उसके कोई ना कोई मेथड्स होंगे, फंक्शंस होंगे, बिहेवियर्स होंगे, तो वो आप बना सकते हैं। लाइक पर्सन क्या करता है? वॉक करता है, ठीक है? वॉक का इस तरह से आप बना लेंगे। उसके बाद आपके पास हो गया जैसे ईट करता है, तो ईट का हो गया। कंस्ट्रक्टर और जो हमारे पास मेथड होते हैं ना डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे सेम लग रहे हैं, तो इसलिए उनकी रिटर्न टाइप भी आप बना सकते हैं, लेकिन जो आपके पास कंस्ट्रक्टर होता है, तो कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती है। कूल, ये एट्रीब्यूट्स हो गए, तो ये ज़्यादा हम क्लास डायग्राम वाली साइड पे जा रहे थे, उस साइड पे वैसे हमें अभी नहीं जाना। एनीवेज़ तो मैं आपको बता रहा था कि क्लास के क्या-क्या होते हैं, क्लासेस के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो क्लास का ये हम पढ़ रहे थे ना, तो क्लास के एट्रिब्यूट होते हैं हमारे पास लाज़मी, कंस्ट्रक्टर होता है हमारे पास और उसके बाद हमारे पास मेथड्स होते हैं और एक चीज़ जो कि मैं कंस्ट्रक्टर के टाइम पे बताना भूल गया था, वो होता है हमारे पास डिस्ट्रक्टर्स। लाइक हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर ना जो मेमोरी होती है ना, वो ऑटोमैटिकली गार्बेज कलेक्टर वगैरह नहीं होता, वो रीएलोकेट नहीं होती, वो एक दफ़ा एलोकेट कर दी, तो आपको मैनुअली, ठीक है, मैनुअली उसको खुद से डीएलोकेट करना पड़ रहा होता है। तो उसके लिए होता है हमारे पास डिस्ट्रक्टर्स, ठीक है? डिस्ट्रक्टर्स, एक होता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स हमारे पास क्या कर रहे होते हैं? इनिशियलाइज़ कर रहे होते हैं, डिफ़ॉल्ट वे में या पैरामीटराइज़्ड वे में इनिशियलाइज़ वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारे पास डिस्ट्रक्टर्स होते हैं ना, वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, मेमोरी से ना फ्री कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है? सी प्लस प्लस के अंदर ना आपको लाज़मी फ्री खुद से करना पड़ रहा होता है, तो सी प्लस प्लस में ज़्यादातर काम खुद से, तो आपके पास ग्रिप ज़्यादा अच्छे से मिल जाती है। ओके, ओके। हमें पता चल चुका है हमारे पास क्लासेस क्या होती हैं, हमने एग्जांपल्स देख ली। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं। सो ऑब्जेक्ट इज़ द फाइनल आउटकम प्रोडक्ट ऑफ अ क्लास, ठीक है? मैं इसको लिख देता हूँ आपको कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट इज़ द फाइनल, ठीक है? जो भी क्लास होती है ना उसका फाइनल आउटकम होता है ये, आउटकम, ठीक है? और आप एक क्लास के ना मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं इस तरह से ना, प्रोडक्ट ऑफ द क्लास, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपने ना एक क्लास बनाई पर्सन की, ठीक है? लाइक ये आपके पास एक क्लास बन गया है पर्सन की, आप ना एक पर्सन की क्लास या किसी भी क्लास से ना मल्टीपल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लाइक ये हमारे पास क्या है? पर्सन 1 है, ये हमारे पास पर्सन 2 है, ये हमारे पास मल्टीपल सो ऑन डॉट 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 एन तक आप जितने मर्जी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाना चाहें ना बना सकते हैं। इस पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट से मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्ट इज़ द फाइनल आउटकम प्रोडक्ट ऑफ द क्लास, ठीक है? सिंपल इज़ दैट। अब हम अगला चलते हैं कि इंटरव्यू टाइम पे हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। ऑब्वियसली इंटरव्यू के लिए भी हम कर रहे हो सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ सकता है कि व्हाट आर सेल्फ रेफरेंशियल क्लास। ऐसी कौन सी क्लासेस होती हैं जो कि सेल्फ रेफरेंशियल क्लास कहलाती हैं। गाइस एक क्लास है, ठीक है? लाइक ये मैंने बना दी क्लास जिसका नाम मैंने कह दिया पर्सन, ठीक है? तो ऐसी क्लास जो कि अपना ही ऑब्जेक्ट कंटेन करे, ठीक है? ओबीजे, ठीक है? किस टाइप का वो कंटेन करती है? पर्सन का, यानी कि ऐसी क्लास जो अपना ही ऑब्जेक्ट को अपने ही अंदर, ठीक है, कंटेन करती है, उसको हम क्या कहते हैं? वो सेल्फ रेफरेंशियल क्लास कहलाती है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर सेल्फ रेफरेंशियल क्लास। आपने सिंपल वन लाइन आंसर करना है उसको कि भाई जो क्लास अपना ही ऑब्जेक्ट अपने अंदर रखती होती हैं, उनको हम क्या कह रहे होते हैं? सेल्फ रेफरेंशियल क्लास कह रहे होते हैं। हाउ कूल इट इज़। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू गाइस। सो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लाज़मी नोट डाउन करी होंगी। अगर आपने पास नोट डाउन नहीं की, तो लाज़मी अपने पास नोट डाउन ज़रूर करिएगा। ये हमारे पास लोड कर रहा है आई गेस के इंटरनेट की वजह से। सो इसको एक दफ़ा मैं रिज़ॉल्व आउट कर लूँ देन वी विल कंटिन्यू।
सो गाइज आई होप सेल्फ रेफरेंशियल क्लासेस का आप लोगों को पता चल गया होगा। ये इंटरव्यू टाइम पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन डायरेक्टली डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम इज एज दाशेब हमजा। ठीक है, आप दाशेब हमजा सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर मेरा ऑफिशियल पर्सनल जो भी मेरा अकाउंट है वो आ जाएगा। आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। सो इसके अलावा भी एक और अकाउंट है जो कि ऑफिशियली मैंने यूट्यूब के लिए स्पेसिफिकली बनाया था। उसका नेम है बिग ब्रेन्स। ठीक है, और आखिर में जेड उसका है आई गेस। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आई डोंट नो कि जेड है या नहीं, बट ये आप लोग चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाकर। एनीवेज मेरे इस अकाउंट पे वो मेंशन भी होगा। एनीवेज तो हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं कि ड्राइवर एंड मेन क्लास क्या होती है। होपफुली आप लोगों ने पहले प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की होगी। जो आपका एंट्री पॉइंट होता है ना, एंट्री पॉइंट, ठीक है, ये भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ना मेन क्लास क्या होती है, ड्राइवर क्लास क्या हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है ना, वो आपकी मेन क्लास होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और आप ना मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप एक क्लास का बना लेते हैं और उसका जो ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आप मेन क्लास के अंदर बना रहे होते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं होता, आप किसी और क्लास के अंदर भी बना सकते हैं। यस गाइस, लाइक ये एक क्लास है, ठीक है, और ये क्लास, ये तीनों समझ लिया, क्लास है 1 2 3। तो आप इसका जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर रखवा सकते हैं, इसका इसके अंदर रखवा सकते हैं, और इसके अंदर रखवा सकते हैं, इसका इसके अंदर भी रखवा सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप होते हैं। तो रिलेशनशिप का आगे जाके हम पढ़ेंगे, अभी आपको नहीं पढ़ना, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी क्लास के, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आप मेन के अंदर रख रहे होते हैं। ड्राइवर क्लास एंट्री पॉइंट जो कि आपका होता है उसके अंदर रख रहे होते हैं। इसके अलावा आप क्लासेस के अंदर भी रख सकते हैं, लाइक सेल्फ रेफरेंशियल क्लास हो गई, या आप किसी और क्लास के अंदर भी किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट रखवा सकते हैं। इसके बाद एक और इंटरव्यू टाइम का क्वेश्चन आ गया गाइस हमारे पास, कि ना व्हाई मेन क्लास इज स्टैटिक। लाइक अगर आपने सी प्लस प्लस की हुई है ना, तो वहाँ पे आप मेन किस तरह से लिख रहे होते हैं। आई गेस वहाँ पे हम मेन लिख रहे होते थे इंट मेन। ठीक है, तो वहाँ पे तो हम स्टैटिकली नहीं कर रहे होते थे। तो अगर आप सी प्लस प्लस है तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता होगा, इस तरह से आपको कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन से। लेकिन अगर आपने जावा की हुई है, जावा, या आपने की हुई है सी शार्प, ठीक है, तो वहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो आपका मेन होता है ना वो स्टैटिक होता है। तो वाई, इसका आंसर आप लोगों को क्या आता है, ये आंसर आपको आना चाहिए। सो वाई मेन क्लास इज स्टैटिक। मेन क्लास हमारे पास आखिर स्टैटिक होती है, इसकी रीज़न है, लाइक आपने अगर जावा के अंदर काम किया हुआ है या सी शार्प के अंदर काम किया हुआ है ना, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो आपका ये मेन स्टैटिक वॉइड वाला जो फंक्शन होता है, ये भी आपके पास एक क्लास के अंदर लिखा होता है। और ना आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि स्टैटिकली क्यों लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा हुआ है कि ये विदाउट ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के बगैर कॉल किया जा सके। लाइक आपने अगर फ्लटर या किसी भी डेवलपमेंट में किया होता है ना, तो आपने ना वहाँ पे विदाउट ऑब्जेक्ट कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं यूजिंग क्लास। ठीक है, लाइक अगर आपने पहले फ्लटर पे काम किया हुआ है या किसी और में काम किया हुआ है जहाँ पे स्टैटिकली अलाउड होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन ना आप क्लास के थ्रू ही किसी भी फंक्शन को कॉल कर रहे होते हो। तो स्टैटिक का कीवर्ड जो होता है ना, वो करता क्या है, बेसिकली भी किसी भी एट्रीब्यूट को, किसी भी मेथड को हमारे पास ना शिफ्ट कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। कैसे करता है, वो करता है बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट लेवल से उठाकर वो किधर ले जाता है, वो ले जाता है क्लास लेवल पे। ठीक है, क्लास लेवल, लाइक एक मेथड है, ठीक है, मेथड हमने बनाया हुआ है, वो जब हम कीवर्ड यूज कर लेंगे स्टैटिक वाला, तो वो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट लेवल से उठा के किधर ले जाएगा, वो ले जाएगा क्लास लेवल पे। लाइक आप ना अब इसको बगैर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास स्टैटिक का पर्पस। और हमारे पास जो मेन मेथड होता है, एंट्री पॉइंट होता है, वो कुछ लैंग्वेज लाइक जावा एंड सी शार्प के अंदर वो स्टैटिक होता है। ठीक है, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइज, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एंड ये आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। सो आई होप इतना पोर्शन आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आपने नोट डाउन नहीं करे ना साथ साथ, तो आपके पास ना ये भूल जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट, फिर आपको फिर से वीडियो रिकैप करनी पड़ेगी, वॉच करनी पड़ेगी। जो जो पॉइंट्स मैं लिखता जा रहा हूँ ना, वो आप ट्राई करें, आप खुद भी क्लियर करें अपने, और ना साथ साथ नोट डाउन भी करते जाएं जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। ऑब्वियसली सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको नोट डाउन लाजमी करने चाहिए। सो काफ़ी कुछ हो गया है। एनीवेज हम आगे चलते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंगली मुझे मज़ा भी आ रहा है ये सब पढ़ाने का। बहुत बेसिक था, मुझे कभी आइडिया नहीं था, बस अचानक से आज हमें सर ने ऊप रिवाइज करवाई, तो मैंने कहा यार ऊप तो बहुत ज़्यादा आसान है, मुझे आती भी है, तो कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो मैं इस पर वीडियो बना देता हूँ। बेसिकली कोर्स मैंने करवाना था सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन का, तो उसमें ऊप पहले आती है, तो ऊप मैं करवा रहा हूँ इसलिए। एनीवेज, सो रिलेशनशिप्स ऑफ क्लासेस, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि क्लासेस के हमारे पास रिलेशनशिप क्या होते हैं। लाइक हमारे पास ना सिर्फ एक क्लास नहीं होती, लाइक हमारे पास एक क्लास और उसके
सब्जेक्ट्स नहीं होते, हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। लाइक हमारे पास ये क्लास हो गई, ये हमारे पास एक क्लास हो गई। फॉर एग्जांपल ये हमने एक बना दी टीचर की क्लास, ठीक है? टीचर की क्लास हो गई और ये हो गई हमारे पास स्टूडेंट की क्लास। स्टूडेंट और टीचर का आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं कि ना टीचर टीचिस स्टूडेंट और स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम टीचर्स, तो इस तरह से हो गया और आपके पास एक मेन की क्लास बन जाएगी। तो इस तरह से रिलेशनशिप बना सकते हैं या आप बना सकते हैं, और एग्जांपल अगर हम लें तो यूनिवर्सिटी की क्लास बना सकते हैं। यूनिवर्सिटी, ठीक है? यूनिवर्सिटी की आपने इस तरह से क्लास बना दी और आपने उसके अंदर बना दिया डिपार्टमेंट, ठीक है? डिपार्टमेंट, ठीक है? डिपार्टमेंट की क्लास इस तरह से आपने बना ली, तो यूनिवर्सिटी हैज़ डिपार्टमेंट्स, तो इस तरह से एक रिलेशनशिप बन जाएगा। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू गाइस, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, रिलेशनशिप आप बना सकते हैं। तो ये वो वाले रिलेशनशिप्स नहीं है जो आप इंसानों के बना रहे होते हैं। तो हराम रिलेशनशिप्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, डिफरेंट क्लासेस के रिलेशनशिप्स की बात हो रही है और ये हलाल है। एनीवेज, तो हम चलते हैं कि सिनोटाइप्स क्या-क्या होती हैं। तो हमारे पास ना रिलेशनशिप में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, हमारे पास ना टीचर है, तो टीचर के हमने एसोसिएट करना है, ठीक है? टीचर को स्टूडेंट के साथ एसोसिएट करना है। एसोसिएट का वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं या आप कह सकते हैं लिंक करना है, ठीक है? तो इस तरह से ना आप उसको जब लिंक बना रहे होते हैं ना 2 क्लासेस का, तो उसको हम कह रहे होते हैं कि ये रिलेशनशिप है किसका, एसोसिएशन का, ठीक है? और इसको हम कह रहे होते हैं हैज़ अ रिलेशनशिप। ये जो रिलेशनशिप हम पढ़ रहे हैं एसोसिएशन, ये कौन-सा है? हैज़ अ रिलेशनशिप। इसके बाद हम पढ़ेंगे नीचे जाके इनहेरिटेंस, वो इज़ अ रिलेशनशिप होता है, उस पे हम बाद में आएँगे। अब हमारे पास जो एसोसिएशन है ना, ये एसोसिएशन भी आगे 2 टाइप्स की है। इसमें लोग बहुत ज़्यादा गाइस कन्फ्यूज़ होते हैं। ये लाज़मी आपके पास आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास 2 टाइप्स के नीचे रिलेशनशिप्स होते हैं एसोसिएशन के। पहला होता है हमारे पास एग्रीगेशन का रिलेशनशिप, एक होता है हमारे पास कंपोज़िशन का रिलेशनशिप। ओके, कूल। तो ये 2 टाइप्स के रिलेशनशिप्स हैं। अब हमारे पास इसके अंदर कॉन्सेप्ट आ जाता है वीक एंड स्ट्रॉन्ग का। ये डायग्राम आपको होपफुली समझ आ जानी चाहिए। मैं आपको जैसे एक्सप्लेन करता हूँ। एक रिलेशनशिप होता है हमारे पास वीक रिलेशनशिप, एक होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। जो हमारे पास एसोसिएशन एंड एग्रीगेशन, ये दोनों रिलेशनशिप्स हैं ना, बेसिकली क्या है, एसोसिएशन मेन पे, टॉप पे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है? एसोसिएशन टॉप पे। तो ये क्या है, हमारे पास एक वीक रिलेशनशिप है। इसमें 2 टाइप्स है, एक है एग्रीगेशन, एक है कंपोजिशन। अब जो एग्रीगेशन है ना, वो है हमारे पास वीक रिलेशनशिप, ठीक है? और हमारे पास जो कंपोजिशन है ना गाइस, तो कंपोजिशन है हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। गाइस ये देखें, सबसे पहले एसोसिएशन, एसोसिएशन के आगे 2 टाइप्स हैं। हमारे पास पहली टाइप एग्रीगेशन, वो वीक रिलेशनशिप है, ठीक है? और एक हमारे पास है कंपोजिशन, जो क्या है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अब इस बात का मतलब क्या है कि हमारे पास ये वीक, ये स्ट्रॉन्ग का मतलब किस सेंस में मैं बता रहा हूँ आपको, किस तरह से, क्या ये मजबूती में, क्या ये टूट नहीं सकती, क्या मतलब क्या है इसका? तो इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पर्सन टू पर्सन जो मोस्टली रिलेशन, पहले एसोसिएशन को डील कर लेते हैं कि हमारे पास जो पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप्स हो रहे होते हैं ना मोस्टली, लाइक हमारे पास है टीचर, ठीक है? टीचर एंड एक हमारे पास स्टूडेंट, ठीक है? TEACH, ये टीचर और ये स्टूडेंट की क्लास हो गई। अगर इन दोनों का अगर आपने रिलेशनशिप बनाना है तो वो एसोसिएशन होगा। सर ने बड़ी आसान सा फैक्टर बताया था कि इसकी बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा रिलेशनशिप है। अगर आपके पास पर्सन टू पर्सन है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एग्री सॉरी एसोसिएशन हो रहा होता है हमारे पास, ठीक है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एसोसिएशन, ठीक है? इस तरह से जो पर्सन टू पर्सन है वो आपके पास एसोसिएशन कह सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास एग्रीगेशन की बात करें, लाइक ये आपके पास एक डिपार्टमेंट की क्लास है, ठीक है? डिपार्टमेंट की क्लास है फॉर एग्जांपल, और इसी तरह से सिमिलरली आपके पास एक और क्लास है जो कि है एम्प्लॉयज़ की, ठीक है? EMPLOY ठीक है? इस तरह से एम्प्लॉय की क्लास है। इनके दरमियान ना जो रिलेशनशिप होगा ना, वो होगा हमारे पास एग्रीगेशन का हमारे पास होगा। अब एग्रीगेशन में क्या होता है कि ना इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? क्लासेस क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट होती हैं हमारे पास, लाइक इसका मतलब क्या है कि एक क्लास के खत्म हो जाने से दूसरी क्लास फिर भी हमारे पास एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एम्प्लॉय की क्लास खत्म हो, एक एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है, तो डिपार्टमेंट तो खत्म नहीं हो जाता है ना। तो इस तरह से हमारे पास वो क्या होगी, एक कह सकते हैं वो एग्रीगेशन होगा, एक वीक रिलेशनशिप होगा। वीक का मतलब यही है यहाँ पर कि वीक किस तरह से है कि एक क्लास के खत्म हो जाने से दूसरी क्लास फिर भी एग्जिस्ट करेगी, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास एग्रीगेशन हो जाएगी, ठीक है? तो इसके बाद हम चलते हैं कि हमारे पास कंपोजिशन क्या होती है। तो कंपोजिशन का मैं आपको बता देता हूँ, कंपोजिशन इज़ वेरी सिंपल। कंपोजिशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कंपोजिशन, ये सारे क्या है, हैज़ अ रिलेशन है, ठीक है? कंपोजिशन के अंदर क्या है कि एक क्लास है एंड दूसरी भी क्लास है, तो यहाँ पे एक क्लास के ख़त्म हो जाने से दूसरी क्लास भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए, तो उसको कहते हैं हम कंपोजिशन, और इसको हम कह रहे होते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। स्ट्रॉन्ग किस लिए, कि मजबूत है, पक्का है, इनकी यारी दोस्ती पक्की सच्ची है, ठीक है? एक के ख़त्म हो जाने से दूसरा भी
खत्म हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल वाइज से हम देखें तो एग्जांपल के अंदर हम क्या करेंगे, लाइक हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास कार की क्लास है और एक हमारे पास इंजन की क्लास है। अगर इंजन ही नहीं होगा तो कार क्या अचार डालेगी, या हमारे पास कार ही खत्म हो जाए तो इंजन क्या अचार डालेगा। तो इस तरह के जब हम रिलेशनशिप बना रहे होंगे तो उसको हम कह रहे होंगे वो कंपोजिशन है। कूल। तो इसके बाद ये स्ट्रॉन्ग वीक का आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इट इज़ अ बिग पिक्चर, आप देख सकते हैं, ये सारा आप ड्रॉ कर लें। यहाँ पे मैं पॉज ले रहा हूँ और ये सारा आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने एसोसिएशन का पढ़ा, उसकी टाइप्स पढ़ी, वीक एंड स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स देखी हमने। ये हमारे पास एसोसिएशन की एग्जांपल आ गई, ये हमारे पास यूनिवर्सिटी एज डिपार्टमेंट, ये हमने वैसे देखा था, ठीक है। ये हमारे पास किसकी आ गई, एसोसिएशन की आ गई, हमारे पास एग्रीगेशन की आ गई, उसके बाद ये हमने कंपोजिशन की देख ली। एनीवेज, तो ये सारा आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है गाइस, आगे है हमारे पास कपलिंग, ठीक है। कपलिंग आ जाती है हमारे पास। कपलिंग का मतलब क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कपलिंग कोहेजन, ठीक है। अ गुड सिस्टम हैव शुड हैव लो कपलिंग एंड हाई कोहेजन। मैं यहाँ पे लाइन लिख देता हूँ, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर लाइन मैंने पढ़ी थी। किसने बताई थी मुझे, तलहा फारूकी, मेरे एक दोस्त है, ठीक है। तलहा फारूकी, ठीक है, फारूकी ने मुझे ये वाली लाइन थर्ड सेमेस्टर के अंदर जब मैं पढ़ रहा था तो उसने मुझे समझाई थी, ये कपलिंग एंड कोहेजन वाली। तो वो लाइन मैं आप लोगों को भी लिख देता हूँ, आप लोगों ने लाजमी नोट डाउन करनी है वाली लाइन, कि अ गुड सिस्टम, गुड सिस्टम should, should, should have low coupling, coupling, low coupling and high, ये लाजमी आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन करना है, हाई कोहेजन, ठीक है। एक किसी भी अच्छे सिस्टम की जो कपलिंग होनी चाहिए वो लो होनी चाहिए एंड कोहेजन हाई होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कपलिंग, व्हाट इज कपलिंग एंड डीकपलिंग। अभी कपलिंग एंड डीकपलिंग होती है क्या हमारे पास, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कपलिंग क्या होती है हमारे पास। कपलिंग, ठीक है, कपलिंग हमारे पास होती क्या है। फॉर एग्जांपल ये एक क्लास है, एक मॉड्यूल है, एक फंक्शन है, कुछ भी है ये, ठीक है। और हमारे पास एक और क्लास है, मॉड्यूल है या फंक्शन कुछ भी है। तो यहाँ पे ना जो एक चीज़ आप चेंज कर रहे हैं ना, ठीक है, और उसका इफेक्ट दूसरे पे आ रहा है तो दूसरे को भी आपको चेंज करना पड़ रहा है, तो यानी कि इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अगर वो डिपेंडेंट है, ठीक है, एक के चेंज होने से, एक के डिस्ट्रॉय होने से दूसरा भी इफेक्ट हो रहा है या डिपेंड कर रहा है, तो उस तरह के सिचुएशन में हमारे पास जो कपलिंग होती है ना वो हाई होती है, ठीक है। हाई कपलिंग होती है, लाइक आपने इधर चेंज किया ना तो इसका इफेक्ट दूसरी क्लास पे भी आ रहा होगा, तो इस चीज़ को हम कह रहे होते हैं हाई कपलिंग, ठीक है। और ये डिपेंडेंट कहलाती है। और अगर आपके पास कुछ इस तरह का सिचुएशन आ जाए, इस तरह का सिनेरियो आ जाए कि आपके पास एक क्लास है, मॉड्यूल है, फंक्शन है, कुछ भी है, तो उसमें आप कुछ भी चेंज कर रहे हैं, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं या उससे कुछ भी कर रहे हैं ना, तो उसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं आ रहा, दैट मीन्स वो इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, खुद मुख्तियार है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है अगर वो। तो उस केस में हमारे पास जो कपलिंग होती है ना वो हमारे पास लो कपलिंग कहलाती है। कपलिंग, लो कपलिंग होगी। अब हमारे पास हमने एक लाइन लिखी थी यहाँ पे, अगर आपको याद हो, आपने नोट डाउन की हो, अ गुड सिस्टम शुड हैव लो कपलिंग। किसी भी सिस्टम की कपलिंग, हमारे पास कपलिंग लो होनी चाहिए। कपलिंग अब लो होनी क्यों चाहिए, क्यों हम कह रहे हैं कि हम प्रेफर कर रहे हैं कि लो कपलिंग हो। लो कपलिंग इसलिए कह रहे हैं कि हम अगर इसको चेंज करते हैं तो वो सारी 10 जगह पे उसको चेंज ना करना पड़े, हमें पास सिर्फ एक जगह चेंज करते हैं वहीं चेंज करना पड़े, कहीं भी और मज़ीद जाके डिपेंडेंसी ना हो, हमें कहीं भी और जाके चेंज चेंज वगैरह ना करना पड़े। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास लो कपलिंग होनी चाहिए। अब हम लो कपलिंग को अचीव किस तरह से कर सकते हैं, हाउ टू अचीव द लो कपलिंग। तो यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन आ चुका है। अगर हम करें रिलेशनशिप्स की बात, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ना रिलेशनशिप हो ना वो वीक हो ऑफ क्लास, इज नॉट इन द रियल लाइफ। अगर हम रियल लाइफ के अंदर बात करें तो रिलेशनशिप पक्के सच्चे गहरे होने चाहिए, बट क्लासेस के हम कहते हैं कि रिलेशनशिप हमारे पास वीक होने चाहिए। वीक का मतलब कि हमारे पास या तो एसोसिएशन होनी चाहिए, हमारे पास एग्रीगेशन होनी चाहिए। हम कंपोजिशन को प्रेफर नहीं कर रहे होते मोस्ट ऑफ द टाइम। हमने बस ट्राई करना है, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास कंपोजिशन कभी हो कि नहीं। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आएंगे जहाँ पे अप्लाई ही कंपोजिशन होती होगी, लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी थी, कार एंड हमारे पास इंजन है तो वहाँ पे कंपोजिशन होती है। लाइक हम कहीं पे ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हम ना हमें आज़ादी होती है कि हम चाहें तो एग्रीगेशन कर सकते हैं, चाहें तो कंपोजिशन कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास चॉइस हो तो हमने किसको प्रेफर करना है, हमने प्रेफर करना है एग्रीगेशन को। एग्रीगेशन को क्यों प्रेफर करना है, क्योंकि वो होती है वीक रिलेशनशिप। अब जो वीक रिलेशन होगी तो हमारे पास क्या होगी, लो कपलिंग होगी,
लेस कपल होंगे, ठीक है, लो कपलिंग होगी हमारे पास। तो लो कपलिंग से फ़ायदा क्या होगा हमारे पास? फ़ायदा ये होगा हमें एक जगह चेंज करना पड़ेगा और हमारे पास डिपेंडेंसी कम होगी। तो इस तरह से ये सारा सिनेरियो चलता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होगी। अ गुड सिस्टम शुड हैव लो कपलिंग एंड हाई कोहेजन, ठीक है। कोहेजन का मुझे थोड़ा-सा भूल रहा है, लेट्स सी कि व्हाट इज़ द कोहेजन? कोहेजन के बारे में हम पढ़ते हैं। कोहेजन, कोहेजन हमारे पास क्या होती है, ठीक है? तो इसके बारे में पढ़ते हैं, मुझे भी ये इतना ज़्यादा याद नहीं है, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर इसको पढ़ा था। कोहेजन इन ओप, कोहेजन रेफर्स टू हाउ वेल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सिंगल मॉड्यूल क्लास। हाँ, ये यस यस आई जस्ट रिमेंबर कि हमारे पास कोहेजन होती क्या है। अ क्लास और मॉड्यूल फोकस ऑन अ सिंगल टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी क्लास है ना, वो अपने ही मॉड्यूल विद इन अ क्लास अगर उसकी कोई इंडिपेंडेंसी है तो वो इंटरडिपेंडेंसी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे लिखा भी हुआ है कोहेजन रेफर्स टू हाउ वेल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिंगल मॉड्यूल, कि जो एक मॉड्यूल है, एक क्लास है, वो आपस में किस तरह से डिपेंडेंट है या नहीं है, तो उस चीज़ को हमारे पास आता है। हमारे पास एक क्लास के अंदर जो डिपेंडेंसी होती है ना, वो ज़्यादा होनी चाहिए हमारे पास। अ क्लास और मेथड आर रिलेट टू ईच अदर, ठीक है। एक क्लास और मेथड वो आपस में किस तरह से रिलेट कर रहे होते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स के अंदर, इट मेजर्स द डिग्री टू विच द एलिमेंट्स ऑफ अ क्लास और मॉड्यूल वर्क टुगेदर टू अचीव अ सिंगल वेल डिफाइंड पर्पस, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखी हुई, यहाँ पे लिखा हुआ इट मेजर्स द डिग्री टू विच एलिमेंट्स ऑफ अ क्लास, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहिए था इट मेजर्स इज द डिग्री टू विच द एलिमेंट्स विद इन अ क्लास, ठीक है। क्लास के अंदर रहते हुए वो किस तरह से आपस में अचीव कर पाते हैं, तो वो होती है हमारे पास कोहेजन। तो हमारे पास एक गुड सिस्टम जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि गुड सिस्टम शुड हैव लो कपलिंग, दूसरी क्लासेस से जो उसकी डिपेंडेंसी होनी चाहिए ना, वो कम होनी चाहिए। और जो एक क्लास के विद इन अ क्लास जो उसके मॉड्यूल होते हैं या किसी भी फंक्शन के अंदर कुछ उसकी चीज़ें हैं, वो आपस में वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो हाई कोहेजन में आ जाती हैं। सो आई होप इतना सारा डेप्थ के अंदर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, तो ये सारा आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो ये कीड़े ही लग रहे हैं फिलहाल तो, बट होपफुली आप लोगों ने साथ साथ मेरा किया होगा, तो आप लोगों को ज़रूर समझ आई होगी। सो अब हम चलते हैं एक्चुअल में हमारे पास ऊप होती क्या है, पिलर्स क्या होते हैं ऊप के। एक्चुअली में ऊप अब हमारी स्टार्ट होने लगी है, ठीक है। तो हमारे पास गाइस ये 4 हैं। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू इनका टच दूँगा, फिर डिटेल में मैं सारी एक्सप्लेन करूँगा, फिर आपको होपफुली वो काफ़ी क्लियर हो जाएगी। वन बाय वन करके चलते हैं। और ये ना इंटरव्यू टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक ना ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें लोगों के वीक होते हैं। लाइक मैंने बहुत दफ़ा सर से पूछा, "सर एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन का डिफरेंस तो बताएँ।" सर ने मुझे मेरा मज़ाक बनाया और कहा, "जब सेमेस्टर का कोर्स का आखिरी दिन होगा ना, तब भी तुम ये बात पूछ रहे होगे कि एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन का डिफरेंस क्या है?" गाइस दूसरे सेमेस्टर के अंदर मैंने ऊप पढ़ी थी और हमारे पास दूसरा सेमेस्टर गुज़र गया, ठीक है, मुझे इसका समझ नहीं आया। तीसरा सेमेस्टर पूरा गुज़र गया, डीएस से कर लिया, समझ नहीं आया। चौथा सेमेस्टर भी पूरा गुज़र गया, मुझे समझ नहीं आई कि इन दोनों का डिफ़रेंस क्या है। 5वाँ सेमेस्टर, ठीक है, 5वें सेमेस्टर के अंदर एक सर मिले, जिनसे मैं अभी भी मशीन लर्निंग पढ़ रहा हूँ, सर आसिफ सुबहानी द ग्रेट, ठीक है, सुबहानी। इनसे मैंने ना सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन नहीं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, यार कोर्स का नाम ही भूल गया हूँ। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर एसडीए का कोर्स पढ़ा। और उस कोर्स के अंदर ना मेरे हाईएस्ट मार्क्स है, लाइक 95 एब्सोल्यूट मैंने मार्क्स गेन किए थे। और अब देखो टॉप करने के बाद भी मुझे कोर्स का पूरा नाम याद नहीं आ रहा था। एनीवेज, तो पढ़ाते टाइम बंदा बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है। सो ना बहुत ही मज़ा आया, सर ने ना ये कॉन्सेप्ट जो क्लियर हुआ ना मेरा 5th सेमेस्टर के अंदर क्लियर हुआ, और सर आसिफ सुबहानी द ग्रेट की वजह से मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया, ठीक है। तो दूसरे में समझ नहीं आया, तीसरे में समझ नहीं आया, चौथे में समझ नहीं आया, 5वें में जाके मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ आया। और मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ बहुत सारे लोगों को ये समझ भी नहीं आता होगा। सो एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले वन बाय वन करके चले थे कि एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास होती क्या है। ओके, सो एब्स्ट्रैक्शन जो होती है हमारे पास ना, वो होती है हमारे पास क्लाइंट पर्सपेक्टिव से, ठीक है। क्लाइंट, ये सर अरसलान आसिफ ने ये वाली बात बताई थी कि क्लाइंट पर्सपेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्शन को डील कर रहे होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन को क्लाइंट पर्सपेक्टिव से। एंड जो हमारा इनकैप्सुलेशन होती है ना, वो हम डेवलपर के पर्सपेक्टिव से डील कर रहे होते हैं। डेवलपर पर्सपेक्टिव से हम डील कर रहे होते हैं। तो हम अभी एब्स्ट्रैक्शन पर ही रहते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास क्या होती है। सो एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इंटरनल मैकेनिज्म एंड ओनली शो रेलेवेंट इन्फो, ठीक है। मीन्स क्या है कि ना जो एक इंटरनल मैकेनिज्म है ना, उसको आपने हाइड कर देना है, ठीक है। सिर्फ उसको जो उसका रेलेवेंट है ना, वो इन्फॉर्मेशन शो करवानी है। अब इस सबको अचीव कैसे करना है, ये सारा हम बाद में देखते हैं। पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप आते हैं एटीएम के ऊपर, ठीक है। एटीएम पर आते हैं, आप डालते हैं अपना
कार्ड इंटर करते हैं, ठीक है? और वहाँ पे आपके पास एक डिस्प्ले होता है और आप अपना अपना पासवर्ड डाल करते हैं और आपको पैसे निकल के आ जाते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपके पास सारा काम होता है बिहाइंड द सीन, ठीक है? आप क्या एक यूज़र है, ठीक है? क्लाइंट है, बिहाइंड द सीन जो सारा मैकेनिज़्म होता है ना, वो आपसे हिडन होता है। सो आपको सिर्फ़ एक डिस्प्ले होता है, एक जीयूआई होता है जिससे आप इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। आपको इंटरनल मैकेनिज़्म का कोई भी आइडिया नहीं होता, ठीक है? तो ये सारी चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है? ये चीज़ कहलाती है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन कहला रही होती है। सो एब्स्ट्रैक्शन को अचीव किस तरह से किया जा सकता है? आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारे पास होती हैं, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं हमारे पास इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है? इंटरफेसेस जावा के अंदर होते हैं, सी प्लस प्लस के अंदर इंटरफेसेस नहीं होते हमारे पास। इस तरह से अब हम इधर आ जाते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारे पास क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी होती है? लाइक हमने क्लासेस के बारे में पढ़ा था ना, तो क्लासेस की एक और टाइप है जिसको हम कह रहे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लासेस होती हैं जिनका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। यस गाइस, जैसे हम स्टैटिक का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते ना, स्टैटिक आप बना दें किसी भी फंक्शन का, तो आप स्टैटिक कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप नहीं कॉल कर सकते, आप डायरेक्टली क्लास लेवल पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो इस तरह से अगर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं या इंटरफेसेस हैं, तो आप उनको एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को विदाउट ऑब्जेक्ट उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो उनमें क्या होता है बेसिकली कंक्रीट क्लासेस होती हैं, तो ये वाला जो सारा काम है ना, ये एसटी का काम है। अभी हम वापस आते हैं, हम पढ़ रहे थे कि एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। एब्स्ट्रैक्शन की यहाँ पे मैं आपको डिफाइन लिख देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने लाजमी नोट डाउन करनी है, ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस, ठीक है? ये एक प्रोसेस है, ठीक है? किसका प्रोसेस है? ऑफ हाइडिंग, ठीक है? ये सर अरसलान आसिफ ने, जिनसे मैं सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन का कोर्स कर रहा हूँ, हाइडिंग द इंटर्न, उन्होंने बताई थी डेफिनेशन। इंटरनल इंटरनल मैकेनिज्म एंड ओनली शो रेलेवेंट, ठीक है? रेलेवेंट से मीन जो उससे रेलेवेंट है, जो उसके काम का है, सिर्फ वही आप उसको शो करवाओ, बाकी शो ना करवाओ। तो ये हो गया हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, तो आप उसने सिंपल सा वन लाइन आंसर करना है कि भाई इंटरनल मैकेनिज्म को हाइड करना और सिर्फ रेलेवेंट इन्फो को शो करवाना, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। नाउ व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, ठीक है? हमारे पास इनकैप्सुलेशन क्या होती है? इनकैप्सुलेशन को हम डील करते हैं डेवलपर के पर्सपेक्टिव से। लाइक हमने ना एक क्लास बनाई, ठीक है? अब इसका रियल में आपको इसका सिनेरियो बता रहा हूँ, यूज़ बता रहा हूँ कि आपने ना एक क्लास बनाई, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये एक क्लास बना दी मैंने, फॉर एग्जांपल पर्सन की क्लास बना दी, पर्सन की क्लास बन गई, ठीक है? तो इसके अंदर आपने एट्रीब्यूट्स लिख दिए, कुछ एट्रीब्यूट और आपने ना कुछ इसके कुछ मेंबर फंक्शंस बना दिए। तो ये जो आपने मेंबर फंक्शन बनाए हैं, ये जो आपने मेथड्स बनाए हैं, या ये जो आपने एट्रीब्यूट्स बनाए ना, किसके अंदर? एक बाउंड्री के अंदर, एक क्लास के अंदर आपने एक इनकैप्सुलेट कर दिया, दैट इज इनकैप्सुलेशन। ये हमारे पास इनकैप्सुलेशन होती है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई कि डेवलपर पर्सपेक्टिव से होती है। अभी डेवलपर पर्सपेक्टिव से किस तरह से होती है? लाइक यहाँ पे ना मैं आपको एक क्लास बना के दिखाता हूँ, लाइक क्लास, ठीक है? कोई भी पर्सन की जैसे मैंने क्लास बना दी पर्सन, ये मैं क्लास बनाने लगा हूँ, ठीक है? तो ये मैंने एक छोटी सी क्लास बना दी है, इसके अंदर उसका नेम है string, स्ट्रिंग नेम हो गया, ठीक है? इस तरह से एक और बना लेते हैं, लाइक स्ट्रिंग उसका एड्रेस हो गया। फॉर एग्जांपल दो हमने बना लिए, एड्रेस हो गया और उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, लाइक पर्सन, मैंने इस तरह से एक उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना दिया। तो हमारे पास ना और कुछ मेथड भी बना सकते हैं कि पर्सन वॉक्स, ठीक है? वॉक्स और उसकी जो रिटर्न टाइप है वो आप इस तरह से रिटर्न टाइप वॉइड रख सकते हैं। तो हमने ना एक सिंपल सी क्लास बना दी सी प्लस प्लस के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है? आपके पास ना एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, ठीक है? स्पेसिफायर में क्या होता है हमारे पास? उसके थ्रू आप इनकैप्सुलेशन कर रहे होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं हमारे पास। एक्सेस स्पेसिफायर में क्या होता है? हमारे पास तीन टाइप के हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। हमारे पास पहला होता है हमारे पास प्राइवेट, ठीक है? प्राइवेट। और दूसरा होता है हमारे पास प्रोटेक्टेड, ठीक है? प्रोटेक्टेड। बहुत सारे लोगों को इसका भी नहीं आइडिया होता, मुझे हैरानी हुई थी, मेरे दोस्त है हसनैन, तो उसने मुझे कहा कि बच्चों को प्रोटेक्टेड का मतलब ही नहीं पता होता। तो बहुत ज़्यादा ना ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। एंड एक होता है हमारे पास पब्लिक, ठीक है? अब इनका मतलब क्या है? इनके थ्रू एक्सेस स्पेसिफायर्स के थ्रू आप बेसिकली एज अ डेवलपर ये सारा जो लिख रहे हो कोड, कौन लिख रहा होता है? डेवलपर लिख रहा होता है, प्रोग्रामर लिख रहा होता है ना। तो आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करते हुए आप क्या करो? आप इनकैप्सुलेट करो, आप
इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करो, ठीक है। अगर आपने ना कोई सिस्टम है सिक्योर बनाना है, ठीक है, आपने सिक्योरिटी उसकी हाई करनी है, लाइक बैंकिंग आप सिस्टम बना रहे होते हैं, तो उसके जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं ना उसको आपने रखना होता है प्राइवेट। अब प्राइवेट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक क्लास है, आपने उसके अंदर कुछ मेथड्स बनाए, कुछ एट्रीब्यूट बना दिए और उनको ना प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, प्राइवेट। अब प्राइवेट का मतलब ये होता है कि ये जो आपने मेथड बनाया है ना, ये आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकता। पहली शर्त तो ये, पहली बात तो ये है। तो आपने कहा प्राइवेट अगर मैं बना लिया तो आउटसाइड द क्लास एक्सेस ही ना हो पाए तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है, आप जब ऑब्जेक्ट बनाने होंगे तो किस तरह से एक्सेस कर सकते होंगे? तो अगर आपने प्राइवेट मेंबर्स को, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को अगर आपने एक्सेस करना है ना, तो उसके लिए होते हैं आपके पास गेटर सेटर, ठीक है? गेटर्स सेटर्स, गेटर सेटर्स का छोटा-सा आप साइड पे नोट बना के लिख लेंगे। गेटर सेटर्स हमारे पास होते क्या है? गेटर सेटर गेट करता है आपके ना आउटसाइड द क्लास, जो भी आपने प्राइवेट बनाया हुआ है ना, उसको आप गेट कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास। और सेटर क्या कर सकता है? आपने उसको अपडेट करना है, उसकी वैल्यू को आपने चेंज करना है, तो आप उसको सेटर्स के थ्रू अपडेट कर सकते हो। तो ये गेटर एंड सेटर्स होते हैं, हमारे पास एक्सेसर्स होते हैं, तो इनका आपको लाज़मी पता होना चाहिए। तो एक तो हमने बात कर ली कि एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक प्राइवेट होता है, एक होता है हमारे पास प्रोटेक्टेड, ठीक है? अब प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टेड भी हमारे पास एज़ सेम एज़ प्राइवेट ही होता है, ठीक है? प्राइवेट की तरह ही होता है, बट प्राइवेट नहीं होता, थोड़ा-सा डिफरेंस है। अब थोड़ा-सा डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हमारे पास प्राइवेट में क्या होता था, एक क्लास के अंदर हमने जो एट्रीब्यूट रख दिया वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकता था। लेकिन जो प्राइवेट के बाद हमारे पास प्रोटेक्टेड आया, वो कहता है जो उससे ड्राइव हो रही होंगी क्लासेस, लाइक हम नीचे इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे ना, तो इनहेरिटेंस में क्या होगा कि ना जो प्रोटेक्टेड होंगे ना एट्रीब्यूट्स, वो नीचे वाली बेस क्लास के बाद ड्राइव क्लास जो होंगी ना, जो चाइल्ड क्लासेस होंगी वहाँ पे भी एक्सेस हो सकती होंगी, उसके अलावा कहीं और एक्सेस नहीं हो सकती होंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं कि पब्लिक में हमारे पास क्या होता है। पब्लिक में क्या है कि भाई खुली आज़ादी है, एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहाँ पे कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पब्लिक है हमारे पास सिस्टम है, तो वहाँ पे आप एक एट्रीब्यूट रखो और कहीं भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं थ्रू आउट द कोड, कोई टेंशन नहीं है। डॉट का कीवर्ड या कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, एरो का, डॉट का, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं आउटसाइड द क्लास, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टेड, हम इनहेरिटेंस पे जब आएंगे ना तो पढ़ेंगे प्रोटेक्टेड के बारे में। एनीवेज, तो ये हमने एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज़ कर लिया। अब हमारे पास आ जाती है इसकी डेफिनेशन, इनकैप्सुलेशन। तो मैं आपको बता रहा था इनकैप्सुलेशन के बारे में। इनकैप्सुलेशन को हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग किसके थ्रू? हम एक्सेस स्पेसिफायर्स के थ्रू कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। सो इनकैप्सुलेशन, ठीक है, इनकैप्सुलेशन, ठीक है, इज द प्रोसेस, ठीक है, इज द प्रोसेस, ये भी हमारे पास एक प्रोसेस है ऑफ डाटा हाइडिंग। डाटा हाइड मिक्स नहीं करना, बस आपने एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन को, ठीक है, THROUGH थ्रू, इसके थ्रू एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू, एक्सेस स्पेसिफायर्स के थ्रू, ठीक है। लाइक आपने ना, आपके पास किचन है, किचन के अंदर आपके पास कुछ सामान है, वो किचन के अंदर ही रखा हुआ है, उसके अंदर आपने इनकैप्सुलेट कर दिया। आपके पास रूम है, रूम के अंदर रूम की चीज़ें आपने रख ली हैं, ठीक है। तो आप एक पर्सन है, आप एज अ पर्सन, आपके कुछ नेम है, आप, अब वो सिर्फ आपका है, ठीक है, किसी और का भी हो सकता है, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। बट आपने किसी चीज़ को एक बॉक्स के अंदर पैक कर दिया, तो आप उसको इनकैप्सुलेट कर दिया उस सबको, ठीक है। तो ये इनकैप्सुलेशन का सारा कॉन्सेप्ट था। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइस। एग्जाम वो डेफिनेशन भी मैंने दी है, एग्जाम्पल भी आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट भी आपको डिलीवर कर दिया है। सो अगर आप कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, या वीडियो को रिकैप करके भी वॉच कर सकते हैं। गेटर एंड सेटर, अच्छा गेटर एंड सेटर पे बात कर लेते हैं। लाइक एक प्राइवेट हमने बना दिया एट्रीब्यूट, ठीक है, प्राइवेट। अब उसको गेटर के थ्रू आप किस तरह से कर सकते हैं? लाइक मैंने एक्सेस स्पेसिफायर का नाम लिखा प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट लिख दिया एंड प्राइवेट इंट एज, ठीक है। अब मैं इसको आउटसाइड द क्लास थ्रू गेटर एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? सबसे पहले तो आपने उसकी रिटर्न टाइप लिखनी है फंक्शंस के थ्रू। गेटर एंड सेटर भी आपके पास फंक्शंस ही होते हैं, ठीक है। तो इंट गेट एज, ठीक है, गेट एज, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मोस्टली आप ये वाला फॉलो कर रहे होते हैं रूल। एंड यहाँ पे आप रिटर्न एज कर लेते हैं, रिटर्न एज, जो भी आपने वेरिएबल रिटर्न करवाना है, तो बाय दिस आप कर सकते हैं। अब जो हमारे पास होते हैं ना सी प्लस प्लस के अंदर, जो अगर आप ये प्राइवेट का कीवर्ड नहीं भी लिखते ना, तो ऑटोमेटिकली ये प्राइवेट डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर। और अगर आप इसको पब्लिक करना चाहें तो यहाँ पे सिंपली पब्लिक लिखते हैं, प्रोटेक्टेड लिखना चाहते हैं तो प्रोटेक्टेड लिख देते हैं। तो सी प्लस प्लस की अगर बात की जाए, तो हमारे पास जो प्राइवेट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, जो वेरिएबल्स होते हैं, और जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, फंक्शंस जो होते हैं ना बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होते हैं? पब्लिक होते हैं, ठीक है।
पब्लिक, ठीक है। और जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर भी होता है, आई गेस वो भी हमारे पास पब्लिक ही होता है, ठीक है। तो पब्लिक इस तरह से। लेकिन जो जावा है ना, जावा के अंदर आपको हर एट्रीब्यूट के लिए, हर फंक्शन के लिए, हर कंस्ट्रक्टर के लिए, हर क्लास के लिए इवन आपको स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर लिखना लाजमी होता है। एनीवेज, तो ये सारी चीज़ें होगी। एंड सेटर के ऊपर आ जाते हैं। गेटर का मैंने आपको बता दिया। सेटर की जो रिटर्न टाइप होती है हमेशा वो वॉइड होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस वॉइड सेट एज, ठीक है। सेट एज का इस तरह से आप फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर आप इंट एज आप इस तरह से रिसीव कर लेंगे एंड उस तरह आप असाइन कर देंगे। जो मेंबर वेरिएबल आपने रखा होगा उसी को आप यूज़ करेंगे, ठीक है। एज इज इक्वल्स टू एज। अब यहाँ पे ना कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये जो आप पैरामीटर रिसीव कर रहे हो उसका नेम भी एज है और जिसमें आप स्टोर करवा रहे हो तो वो भी एज है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो क्लास के अंदर मैंने एज का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है उसके अंदर मैं स्टोर करवाऊँ। तो अगर सेम नेम हो, कंफ्यूज हो रहे हो, तो वहाँ पे आप लिख दो दिस, ठीक है। दिस डॉट एज। तो ये क्या करेगा, मतलब क्या है कि दिस डॉट एज मतलब क्लास के अंदर जो वेरिएबल है उसको असाइन कर दो। ये जो रिसीव होके आ रहा है, यहाँ से रिसीव होके आ रहा है, ये उसको असाइन कर दो। तो ये था सेटर हमारे पास। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइस। सो हमारे पास इनकैप्सुलेशन का हमें समझ आ गया। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, यू कैन कमेंट बेलो और यू कैन डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम इज एज दाशिब हमजा। ओके, पहले भी बताया था। एनीवेज, तो अब आ जाते हैं हमारे पास लास्टली टू पिलर्स के ऊपर। तो ये टू पिलर्स हैं जिनके ऊपर हम वर्क करने वाले हैं। सो मुझे दें थोड़ी सी ब्रेक, क्योंकि अब मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ। तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। सो आई विल कंटिन्यू आफ्टर अ ब्रेक। सो गाइज, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हमारे पास क्या होती है, इसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं, तो इस चीज़ पे हम बात करते हैं। सो इधर आते हैं एंड आपको सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली एग्जांपल देके बताता हूँ कि इनहेरिटेंस आपको आई गेस पता ही होगी। लाइक आपके फादर हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, या उनके भी फादर हैं, ठीक है। यानी कि आपके ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड फादर, ठीक है, ग्रैंड फादर है फॉर एग्जांपल, ये आपके FATHER, ठीक है, फादर इस तरह से। दोबारा से लिख लेते हैं, फादर को रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। ग्रैंड फादर हैं वो हमारे, ठीक है। हमारे यहाँ जिसके भी है ग्रैंड, यार क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, स्पेलिंग बहुत मिस्टेक कर रहा हूँ। ग्रैंड फादर, ठीक है, ग्रैंड फादर हैं, ठीक है। उसके बाद कौन है, उसके बाद हमारे खुद के फादर हैं, ठीक है, फादर हैं, ठीक है। उसके बाद मी, ठीक है, ये मैं हूँ, ठीक है, छोटा सा बच्चा हूँ। ओके, ठीक है। तो इसमें होता है कि हमारे पास इनहेरिटेंस चलती आ रही है। लाइक हमारे पास फादर ने कुछ खसूसियात, कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो थी वो ग्रैंडफादर, जो हमारे ग्रैंडफादर्स थे और उनके जो फादर थे उनसे उन्होंने इनहेरिट की। उसके बाद मैं हूँ या आप लोग हैं, आप लोगों ने अपने फादर से या मैंने अपने फादर से कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको इनहेरिट किया है, ठीक है। तो ये ना जीन्स के ऊपर भी होता है। लाइक ना अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा इरेलेवेंट चीज़ पे बात करने लगा हूँ। लाइक ना मैं कहता हूँ कि ना मेरे 7 टोटल, हम 7 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं और मैं मुझे मिला के, ठीक है, हम टोटल 7 बहन भाई हैं। और मेरे फादर हैं, ठीक है, फादर हैं और मेरे मदर भी हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर अलाइव, ठीक है, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, ठीक है। तो ये मैं हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे 6 बहन भाई कर लेते हैं। लाइक 4 सिस्टर्स, यस सिस्टर्स एंड 2 ब्रदर्स, ठीक है, 2 ब्रदर्स, ठीक है, 2 ब्रदर्स हैं, ठीक है। तो मैंने ना हर पर्सन से, हर सिबलिंग से, अपने फैमिली में हर मेंबर से कुछ ना एट्रीब्यूट्स, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज ना इनहेरिट किए हैं, ठीक है। सबसे मैंने इनहेरिट किए हैं। लाइक मेरे ब्रदर हैं, लाइक मेरे सिस्टर हैं, सबसे मैंने इनहेरिट किया है। इसी चीज़ पे मैं सोच भी रहा था। लाइक ये मैं टीचिंग है ना, तो टीचिंग मेरे हर फैमिली में लाइक ना 7 टोटल या 8 है टोटल मेरे अलावा। तो 8 हैं, उन सब के ना, सबके सब उन्होंने कभी ना कभी लाइफ के अंदर टीचिंग जरूर की होगी। लाइक मेरी मामा ने ना गली में, मोहल्ले में बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया है, ठीक है। मेरे फादर ने मेरे कज़न्स वगैरह को मैथमेटिक्स पढ़ाई है, ठीक है। मेरे भाई ने, ठीक है, एक एकेडमी में पढ़ाया था, ठीक है, एकेडमी, अब वो इस्लामाबाद में होते हैं, एनीवेज। और एक मेरे भाई हैं, वो अभी COD या HOD हैं और वो लेक्चरर भी हैं, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है फिजियोथेरेपी के अंदर, वो भी पढ़ाते हैं, ठीक है, एक लेक्चर देते हैं। और इसके अलावा मेरे जो बहनें हैं उन्होंने भी स्कूल्स में, ठीक है, स्कूल्स में या यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो मैं ही एक रह गया था जिसने ना कभी टीचिंग इस तरह से नहीं की हुई थी। तो फिर जब 9th क्लास के अंदर मैं गया तब मैंने कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मुझे फिर मज़ा आया। फिर मैंने अल्टीमेटली जब यूनिवर्सिटी के अंदर आया 4th सेमेस्टर के अंदर मैंने यूट्यूब के चैनल बना लिया। तो बेसिकली क्या था कि इट वाज़ इनसाइड मी, ये मेरे अंदर एक हिडन टैलेंट था, एक हिडन कैपेबिलिटी थी जो कि मुझे डिफाइन करते-करते, आइडेंटिफाई करते-करते 19-20 साल ऑलमोस्ट लग गए। और मैंने कहा यार सब मेरे घर वाले पढ़ाते हैं, ठीक है, सबके अंदर ये वाली खसूसियत है, ठीक है, तो मैं भी इसी
चीज़ को यूटिलाइज़ करता हूँ। तो कहने का क्या था कि ना मैंने सबसे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट की थी, ठीक है? तो इसी तरह से आप लोगों ने भी अपने फादर से, अपने ग्रैंडफ़ादर से, मदर से, किसी न किसी से ना कुछ एट्रिब्यूट्स को ना इनहेरिट किया होगा। तो सिमिलरली हमारे पास जो क्लासेस होती हैं ना, वो भी हमारे पास इनहेरिट कर रही होती है। अब इनहेरिट वो किस तरह से कर रही होती हैं? लेट्स टॉक अबाउट ऑन दैट, ठीक है? तो टॉपिक से थोड़ा हट के मैंने बात की थी बस आप लोगों को समझाने के लिए। एनीवेज़, तो हमारे पास ना एक टॉप पे क्लास होती है, एक पेरेंट क्लास। तो पेरेंट क्लास कह सकते हो, उसके मल्टीपल नेम्स हो सकते हैं। लाइक आप कह सकते हो ये हमारे पास पेरेंट क्लास हो गई, ठीक है? और इसके बाद हमारे पास ये बेस क्लास उसका नाम दे सकते हो आप, या आप उसका नाम कोई भी नाम दे सकते हो, सुपर क्लास आप उसका नेम दे सकते हो, ठीक है? तो इस पेरेंट बेस सुपर क्लास इस तरह से हो गया। और इसके अलावा हमारे पास ना कुछ चाइल्ड क्लासेस होती हैं जो कि उससे इनहेरिट हो रही होती हैं। वो एक हो सकती है, वो एक से ज़्यादा हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आज भी सर कह रहे थे कम से कम 2 रख लो, तभी आपके पास इनहेरिटेंस का ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है? तो हमारे पास जो पेरेंट क्लास होगी, बेस क्लास होगी, सुपर क्लास हो गई, या हमारे पास हो गई है क्या कहते हैं उसको, चाइल्ड क्लास, ठीक है? चाइल्ड क्लास हो गई, या हमारे पास ड्राइव क्लास हो गई, DREIVED स्पेलिंग तो ऐसी है, ई नहीं आता आई गेस यहाँ पे। ड्राइव क्लास हो गई, या हमारे पास हो गई कंक्रीट क्लास, ठीक है? कंक्रीट क्लासेस हो गई हमारे पास। तो सीन क्या है, हमारे पास ना कुछ बेस क्लास होती हैं, कुछ हमारे पास ड्राइव क्लासेस होती हैं, और ना जो ड्राइव क्लास होती हैं या हमारे पास चाइल्ड क्लास होती है ना, वो बेस क्लास से एक्सटेंड हो रही होती हैं, ठीक है? एक्सटेंड होने का मतलब ये है कि ना जो नीचे वाली जो चाइल्ड क्लासेस होंगे ना, वो पेरेंट क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स को रखेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो वाली सेम प्रॉपर्टीज़ नीचे ड्राइव होंगी, ठीक है? नीचे भी जाके नीचे वाले जितनी भी क्लासेस होंगे उन सब में जाएँगी। ये नहीं कि इसमें चली गई और उसमें नहीं गई, नहीं। जो पेरेंट क्लास से जो क्लासेस एक्सटेंड हो रही होंगी, वो सबको मिलेंगी वो वाली प्रॉपर्टीज़, ठीक है? लाइक इस तरह से। अब इसको थोड़ा-सा रियल लाइफ़ के अंदर आते हैं और यूँ देखते हैं। हमारे पास एक पर्सन की क्लास है, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पर्सन की क्लास है, ठीक है? और उसके एट्रीब्यूट्स हैं, नेम हो गया, ठीक है? और हमारे पास हो गया उसकी कोई ना कोई एज होगी फॉर एग्जांपल, ठीक है? और इससे मैंने ना और क्लासेस को ना इनहेरिट करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए मैंने ये क्लास बना दी किसकी? टीचर की क्लास बना दी, टीचर की क्लास बना दी एक, और इसी तरह से एक मैंने क्लास बना दी स्टूडेंट की क्लास बना दी, ठीक है? अब हमारे पास ना ये जो रिलेशनशिप है, ये जो है हम कर रहे हैं, ये इनहेरिटेंस कर रहे हैं, इनहेरिटेंस। और जो इनहेरिटेंस होता है ना, वो हमारे पास ईज़ा रिलेशनशिप होता है, ईज़ा रिलेशनशिप होता है हमारे पास। रिलेशनशिप, आप इससे पहले हमने दूसरे रिलेशनशिप्स पढ़े थे ना, जो कि थे एग्रीगेशन, कंपोजिशन, एसोसिएशन, वो हैज़ अ रिलेशनशिप थे। लेकिन हमारे पास इनहेरिटेंस कौन सा रिलेशनशिप है? ये इज़ अ रिलेशनशिप है। अब इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई किस तरह से कर सकते हैं? आप यूँ सेंटेंस बना के लिख सकते हैं कि टीचर, ठीक है? टीचर इज़ अ पर्सन, ठीक है? पर्सन, तो ये हमारे पास ना एक वैलिड स्टेटमेंट होगी। पर्सन इज़ अ टीचर इतनी कोई वैलिड वो नहीं होगी सेंटेंस, तो टीचर इज़ अ पर्सन, टीचर हमारे पास क्या है? एक पर्सन है, ठीक है? तो यहाँ पे अब इस तरह से हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे, लाइक स्टूडेंट भी पर्सन से एक्सटेंड हो रहा है और ये भी हमारे पास एक्सटेंड हो रहा है। अब होगा क्या? अब ये जो नेम है, ये एज है, ये आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? स्टूडेंट में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमैटिकली नीचे इनहेरिट हो रही है, ठीक है? ऑटोमैटिक इस तरह से। लेकिन अब आप चाहते हैं कि ना जो नीचे वाली चाइल्ड क्लास है, उनकी खुद की भी कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स हों, तो वो भी आप डायरेक्ट इन क्लासेस के अंदर लिख सकते हैं। लाइक इसके अंदर मैं लिख दिया टीआईडी, टीचर आईडी, और इसकी मैं लिख दी स्टूडेंट आईडी, ठीक है? स्टूडेंट एसटीआईडी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब जो होगी ना स्टूडेंट आईडी, वो टीचर आईडी के अंदर नहीं होगी, और जो टीचर आई टी आईडी है ना, ये टीचर वाली क्लास के अंदर स्टूडेंट आईडी नहीं होगी, एंड टीचर जो आईडी है वो स्टूडेंट वाली क्लास के अंदर नहीं होगी। आई रिपीट कि जो स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की क्लास है, इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे ना, वो टीचर के क्लास के अंदर नहीं होंगे। सिमिलरली जो टीचर की क्लास होगी, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स होंगे, वो स्टूडेंट की क्लास के अंदर नहीं होंगे, क्योंकि इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। टीचर का सिर्फ पर्सन की क्लास के साथ रिलेशनशिप है, और स्टूडेंट का भी सिर्फ पर्सन की क्लास के साथ रिलेशनशिप है, ओके? और आप यूँ नहीं कर सकते कि जो टीचर के ये अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो पर्सन के अंदर होने चाहिए, नहीं। ये इस तरह चलता है कि फादर जैसे पहले, देन आपके पास चाइल्ड है, एक पेरेंट है, देन चाइल्ड है। इसी तरह से पर्सन की क्लास होगी, ये टीचर की होगी, पर्सन की होगी, ये टीचर की हो स्टूडेंट की होगी, ओके? सो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू गाइज़। अब हम चलते हैं बैक टू द टॉपिक प्रॉपर्ली कि हम कर रहे थे। हमने देख लिया कि पेरेंट क्लासेस होती हैं, चाइल्ड क्लासेस होती हैं, चाइल्ड क्लासेस एक से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है? तो इधर आ जाते हैं। अब हम चलते हैं कि इसकी टाइप्स होती हैं हमारे पास, ओके? इधर आ जाते हैं। सो अभी तक जो हमने इनहेरिटेंस को देखा था ना, वो देखा था सिंगल, ठीक है? सिंगल हमारे पास थी, यानी कि हमारे पास एक पर्सन की क्लास थी जैसे, और हमारे पास एक टीचर की क्लास थी, या एक हमारे पास
स्टूडेंट की क्लास थी। तो ये क्या था हमारे पास, ये एक सिंगल टाइप थी ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल ये हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है हमारे पास, ठीक है? तो डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है मल्टी लेवल में क्या होता है कि ना इस तरह से चल रहा होता है काम हमारे पास कि एक जैसे फादर है, ठीक है? और उसके बाद हमारे या ग्रैंडफ़ादर कर लें आप, ग्रैंड GRAND ग्रैंडफ़ादर है, उसके बाद सिंपल लेवल वाइज़ फ़ादर की क्लास आ गई, फ़ादर की क्लास आ गई और उसके बाद हमारे पास सन की क्लास आ गई, ठीक है? सन की इस तरह से क्लास आ गई। तो एक ना लेवल वाइज़ अगर चल रहे हैं ना, तो वो हमारे पास कौन-सी होगी? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें एक चीज़ है जो कि कॉन्सेप्चुअल है, वो ये है कि जो ग्रैंडफ़ादर के एट्रीब्यूट्स होंगे ना, वो फादर के पास आ जाएँगे, ठीक है? अब फादर के कुछ अपने भी होंगे। अब फादर के पास कौन-कौन से हैं? फादर के पास ग्रैंडफ़ादर के भी हैं और उसके अपने भी हैं। अब जो सन होगा वो क्या सिर्फ़ फादर के करेगा या ग्रैंडफ़ादर के भी करेगा? ऑब्वियसली जो सन की क्लास होगी ना, वो हमारे पास ग्रैंडफ़ादर के एट्रीब्यूट्स भी रखेगा और हमारे पास फादर के एट्रीब्यूट्स भी रखेगा और वो अपने एट्रीब्यूट्स भी रखेगा। लाइक हमारे पास जो नीचे वाली सबसे मोस्ट लेवल पे जो क्लास होगी बॉटम पे, वो हमारे पास टॉप ऑफ द लिस्ट जो भी क्लास होगी उसके एट्रीब्यूट्स भी रखेगा, मिडल वाली के भी रखेगा, जितनी भी क्लासेस बीच में आती जाएंगी सबके एट्रीब्यूट्स रखेगा और जो उसके अपने एट्रीब्यूट्स होंगे वो भी उसके अंदर कंटेन करेगा। ठीक हो गया। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइज। एंड इसके बाद हम चलते हैं कि हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक से ज़्यादा पेरेंट्स हो सकते हैं। लाइक हमारे पास ये फादर की क्लास आ गई, ठीक है? फादर की क्लास हो गई, एक हो गई हमारे पास मदर की क्लास, ठीक है? मदर की क्लास हो गई और इस तरह से, और ये आगे बीच में हमारे पास सन की या डॉटर की क्लास आ गई हमारे पास। तो इसमें क्या हुआ कि जो इस फादर के एट्रीब्यूट्स से फादर की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो सन ने इनहेरिट की और जो मदर की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो भी सन ने इनहेरिट की, ठीक है? तो इस तरह से हो सकता है हमारे पास ये कौन सी इनहेरिटेंस हो जाएगी हमारे पास, मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसके अंदर आपको और भी आप बना सकते हैं। तो लाइक और भी अगर आप ब्रदर की कैरेक्टरिस्टिक आप इनहेरिट करते हैं तो वो हो गई, सिस्टर की कर सकते हैं। तो इस तरह से एग्जांपल टाइप वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, बस इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि एक से ज़्यादा पेरेंट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा बेस क्लासेस हो सकती हैं हमारे पास। ओके, इसके बाद एक आती है हमारे पास हाइब्रिड क्लास, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। उसमें वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। उसके अंदर हमारे पास क्या है कि एक पेरेंट है, ठीक है? ये हमारे पास पेरेंट क्लास है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल चाइल्ड है, लाइक हमारे पास चाइल्ड 1 है, ये हमारे पास चाइल्ड 2 है, ये हमारे पास चाइल्ड 3 है, ठीक है? चाइल्ड 3। इसके बाद हमारे पास है कि एक बिल्कुल ही और क्लास है, कोई भी नाम आप दे सकते हो क्लास, और ये चाइल्ड 4 कह सकते हैं हमारे पास, चाइल्ड 4 हमारे पास इस तरह से। अब चाइल्ड 1 ने पेरेंट्स से इनहेरिट किया, इसने इससे इनहेरिट किया, इससे इनहेरिटेंस किया, ठीक है? और इसके बाद हमारे पास आ गया कि इसने हमारे पास किससे इनहेरिट किया, इसने हमारे पास इससे भी इनहेरिट किया, ठीक है? इसके एट्रीब्यूट्स को भी रखा, इसके एट्रीब्यूट्स को भी रखा और इसने इसके एट्रीब्यूट्स भी रखा। तो इस तरह की जब शेप बन जाए हमारे पास, तो वो कौन-सी इनहेरिटेंस होती है हमारे पास? वो होती है हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है? तो इस तरह से आई होप दिस थिंग इज़ टू क्लियर टू यू गाइस, इतनी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है पॉलीमॉर्फिज़्म। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज़्म से जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट जो कि मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया लेकिन बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और वो कॉन्सेप्ट आज ही सर ने हमें पढ़ाया, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये मैं आपको बताता हूँ। ये भी ऊप का कॉन्सेप्ट था, लाइक ऊप का ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है? जो कि मुझे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी ऊप मैंने, मुझे समझ नहीं आया। मैंने थर्ड सेमेस्टर के अंदर ऊप रिवाइज़ वगैरह की, मुझे समझ नहीं आया। फोर्थ के अंदर दोबारा से नहीं समझ आया। फिफ्थ के अंदर भी ये सर आसिफ सुबहानी ने पढ़ाया था, बट मैंने फ़ोकस नहीं किया, कुछ ना कुछ कर रहा हूँगा, ड्रामेबाज़ी मेरी खुद की गलती होगी, तो तब भी मुझे समझ नहीं आया। आज, ठीक है, सिक्स्थ सेमेस्टर के अंदर जब सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की क्लास ले रहा था 24 मार्च 2025 को, मुझे आज जाके ये कॉन्सेप्ट की समझ आई, जिसको हम कहते हैं स्पेशल, SPECIAL, स्पेशलाइजेशन, ठीक है? एंड हमारे पास क्या है, जनरलाइजेशन, ठीक है? स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। हम ऊप यूज़ क्यों करते हैं? उस सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट आपसे आपको मैंने बताया होगा, और तेरी खैर कुछ ज़्यादा ही नहीं लिख लिया मैंने। ओए होए होए होए! एनीवेज़ तो इधर आते हैं, ठीक है? यहाँ पे यहाँ पे एक चीज़ मेंशन्ड है, यहाँ पे आपने नोटिस की होगी, वाई-ओप। वाई-ओप हम यूज़ क्यों करते हैं? ओप की यूज़ करने के यहाँ पे है कि रीयूज़ कर सकते हैं। गाइस ये सिर्फ़ जो रीज़न है ना, ये 20% इस चीज़ को जस्टिफ़ाई करती है कि हम ओप को यूज़ करते हैं, ठीक है? लेकिन इसके अलावा जो 80% मेजॉरिटी ऑफ़ द पोर्शन है ना, वो कौन कवर करता है? वो करता है जनरलाइज़ेशन, जनरलाइज़ेशन, ठीक है? जनरलाइज़ेशन 80% वजह है हमारी ऊप करने की।
ठीक है? तो जनरलाइज़ेशन का आपको लाज़मी पता होना चाहिए और 3-4 सेमेस्टर पहले से तक मुझे पता ही नहीं था, ठीक है? तो आज जाके फाइनली मुझे जनरलाइज़ेशन की समझ आई कि जनरलाइज़ेशन हमारे पास होती क्या है और आई होप आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के भी क्लियर कर दूँ, इतने कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। होपफुली आप लोगों को भी समझ आ जाएगी। सो जल्दी से चलते हैं बिल्कुल नीचे एंड अब हम स्टार्ट करते हैं कि जनरलाइज़ेशन हमारे पास होती क्या है, ठीक है? तो बेसिकली हम जब इनहेरिटेंस कर रहे होते हैं ना, लाइक ये मैंने इनहेरिटेंस की, ठीक है? डिफरेंट इस तरह से ये इनहेरिट कर लिया, ये इनहेरिट कर लिया, इनहेरिट कर लिया। हमारे पास ना 2 अप्रोचेज़ होती हैं इनहेरिटेंस की, 2 APPROACHES 2 अप्रोचेज़ होती हैं। पहली अप्रोच होती है हमारे पास कौन-सी? टॉप टू डाउन, ठीक है? टॉप टू डाउन अप्रोच और एक होती है हमारे पास डाउन टू टॉप, ठीक है? डाउन टू टॉप हमारे पास। अब इन दोनों बातों का मतलब क्या है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास टॉप टू डाउन अप्रोच के अंदर क्या होता है। टॉप टू डाउन अप्रोच में पहले कौन-सा वर्ड लिखा हुआ है? टॉप। मीन्स हम ना पहले एक टॉप वाली क्लास बना लेते हैं, उसके जो-जो एट्रिब्यूट्स होते हैं वो हम सारे लिख देते हैं, ओके? उसके बाद जब टॉप क्लास बनाने के बाद हम बना रहे होते हैं कौन-सी? ड्राइव्ड क्लासेस, ठीक है? ये पहली ड्राइव क्लास थी, ये दूसरी ड्राइव क्लास, ये तीसरी ड्राइव क्लास। फिर हम देखते हैं कि ये वाला इसमें ऐड कर लिया, ओह! इसके अलावा और भी एट्रिब्यूट्स हैं, वो इनमें डिफाइन कर दिया, वो इनमें डिफाइन कर लिया, वो इनमें डिफाइन कर लिया। तो ये सारी किसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है? इस तरह इधर से आता है, इस तरह नहीं होता। ओके, ये सारा जो हमने किया, ये किया हमने कौन-सा? टॉप टू डाउन, ठीक है? ये जो टेक्नीक होती है, ये टेक्नीक कहलाती है हमारे पास स्पेशलाइज़ेशन, SPECIL स्पेशलाइज़ेशन। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट है बेसिकली, इसमें प्रॉपर्ली आप इस तरह से कर रहे होते हैं। यानी कि सोच है, एक आप ना थॉट है आपका कि स्पेशलाइज़ेशन के थ्रू आप इनहेरिटेंस कर रहे हो। सो दूसरा जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ हो रहा होता है डाउन टू टॉप। डाउन टू टॉप में क्या होता है कि ना आप नीचे पहले ड्राइव क्लास बना लेते हो, लाइक ये ड्राइव क्लास बना ली, ये ड्राइव क्लास बना ली, ये ड्राइव क्लास बना ली। तो ये डाउन टू टॉप को हम कह रहे होते हैं, ये होती है हमारे पास जनरलाइज़ेशन, ठीक है? जनरलाइज़ेशन अब यहाँ से आप लोगों को समझ आने वाली है। अब आपने देखा कि इसके अंदर ये वाला कोड था, ये इधर लिखा हुआ था। अब यही वाला कोड ना सेम इस क्लास के अंदर भी लिखा हुआ था और इस क्लास के अंदर भी लिखा था। तो रेपिटेशन आ रही थी, डुप्लीकेशन आ रही थी। आपने कहा कि भई ये इधर भी रिपीट हो रहा है, ये इधर भी रिपीट हो रहा है, ये इधर भी रिपीट हो रहा है। क्यों ना इन तीनों को यहाँ से उठा के सिर्फ़ एक जगह पे रख दें और एक जगह पे रखने के बाद उधर से हम इनहेरिट कर लें सिंपल, ठीक है? यहाँ पे मैंने ये वाला कोड रख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? इस तरह से इसको इनहेरिट कर लिया। अब ये कोड यहाँ से रिमूव हो जाएगा, लिखा नहीं होगा, सिर्फ़ वो इनहेरिट कर लेगा, तो ऑटोमैटिकली इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा और कोई और क्लास बनाते हैं तो उससे हम उसको इनहेरिट भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आ जाएगा। तो अगर हम डाउन टू टॉप चल रहे होते हैं, तो उसको हम कह रहे होते हैं जनरलाइज़ेशन और अगर हम टॉप वाली क्लास पहले बनाते हैं और फिर बाद में कंक्रीट क्लासेस बनाते हैं, तो वो होती है हमारे पास स्पेशलाइज़ेशन। तो हम इसको रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल से प्रॉपर्ली लेके चलते हैं। तो पहली अप्रोच है हमारे पास स्पेशलाइज़ेशन की। स्पेशलाइज़ेशन, ठीक है? स्पेशलाइज़ेशन जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम करते हैं बॉटम टॉप टू बॉटम एक सेकंड हो गया, ओके। तो अब इसमें टॉप है, जो सबसे पहले हमने टॉप पे एक क्लास बना दी एम्प्लॉय की, ठीक है? EMPLOY एम्प्लॉय की जो-जो हमें लगता था ना एट्रीब्यूट हो सकते हैं, वो हम लिख दिए। नेम, ठीक है? EID, ठीक है? इस तरह से हमने कर दिया। इसके बाद हमारे पास ना टॉप वाली क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने बनानी है बॉटम वाली क्लासेस। तो बॉटम वाली कंक्रीट क्लास हम जैसे बना लेते हैं। ये मैंने पहली क्लास बना दी मैनेजर। मैनेजर एक एम्प्लॉय है ना, मैनेजर की मैंने क्लास बना दी जो कि इससे इनहेरिट हो रही है। इसके बाद मैंने एक और क्लास बना दी एक सेल्समैन वाली, सेल्समैन की क्लास बना दी, ठीक है? ये इससे इनहेरिट हो रही है। इसी तरह से मैं और क्लास बना सकता हूँ लाइक किसकी क्लास बना सकते हैं? एम्प्लॉय हो गया, मैनेजर हो गया, वॉचमैन की क्लास बना दी, वॉचमैन की मैंने क्लास बना दी, ठीक है? तो इस तरह से आप देखा कि ना ये नेम और जो EID है ना, ये इसके पास भी होगा, सेल्समैन के पास भी होगा, वॉचमैन के पास भी होगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैनेजर का कुछ स्पेसिफिक हो जो किसी मैनेजर का हो, तो मैनेजर का मैं कह सकता हूँ कि बोनस, ठीक है? BONUS मैनेजर का बोनस होगा, ठीक है? और इसका मैं कह सकता हूँ कमीशन होगा, ठीक है? कमीशन होगा, ठीक है? और वॉचमैन का क्या हो सकता है? बोनस हो गया, ठीक है? और उसकी सैलरी आप कह सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके अपने एट्रिब्यूट्स भी आप रखना चाहो तो रख सकते हो। सैलरी वैसे तीनों की होती है, तो सैलरी इसमें ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा, सैलरी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? सैलरी आप रखना चाहो तो रख सकते हो, वो टोटली डिपेंड्स कोई और एट्रिब्यूट, लेकिन सैलरी यहीं पे आनी चाहिए एम्प्लॉय की, हर एम्प्लॉय की सैलरी होती है। तो वॉचमैन का आप बोनस, कमीशन और भी कुछ तीसरा होता है तो वो आप रख सकते हो एनीवेज़, तो इस तरह से हो गया, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास क्या चीज़? स्पेशलाइज़ेशन। अब स्पेशलाइज़ेशन कैसे होगी कि पहली क्लास मैंने बनाई एम्प्लॉय की, देन मैंने बनाई उसकी ड्राइव क्लासेस। तो ये स्पेशलाइज़ेशन हो गया। अब हम चलते हैं कि हमारे पास ना
जनरलाइजेशन क्या होती है? तो सेकंड अप्रोच इज जनरलाइजेशन। अब जनरलाइजेशन में हमारे पास क्या होता है? जनरलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि आप पहले बनाते हो हमारे पास ड्राइव क्लासेस। लाइक मैंने पहले ड्राइव क्लास बना दी किसकी? मैंने बना दी मैनेजर की, ठीक है। मैनेजर की मैंने क्लास बना दी, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या रखा? ईआईडी रखा, ठीक है। उसकी सैलरी रखी, ठीक है। उसका नेम लिखा, ठीक है। और उसका बोनस भी लिख लिया, फॉर एग्जांपल बोनस। इस तरह से 2 बना लेते हैं अब की बार, ठीक है। 2 क्लासेस हो गई, ये होगी सेल्समैन की क्लास हो गई हमारे पास। और इसके अंदर भी इसकी ईआईडी होगी, इसकी सैलरी होगी, ठीक है। इसका नेम हो गया, इसका कमीशन हो गया, ठीक है। अब हमने देखा यार 2 क्लासेस तो हमने बना दी हैं, बट इन दोनों क्लासेस के अंदर ना कुछ ऐसा पोर्शन है जो कि रिपीट हो रहा है, इधर भी है और हमारे पास ये पोर्शन इधर भी है। क्यों ना हम इसको जनरलाइज करें, ठीक है। जनरलाइज करें, जनरलाइज करने से क्या होगा, यहाँ से चीज़ें हटा देंगे और एक बेस क्लास के अंदर अब देखें पहले नीचे वाली क्लासेस बनी थी, दोनों तीनों जितनी भी बनानी थी, उसके बाद हमारे पास सुपर टाइप क्लास या सुपर बेस क्लास जो भी होती है वो बन रही है, ठीक है। वो हमने बना दी एम्प्लॉय की। और हमने देखा नीचे जो बेसिकली कॉन्सेप्ट था एम्प्लॉय की, जो नीचे क्लासेस थी ना, वो सारी जहाँ पे रिपीटेशन आ रही थी वो सारे उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। लाइक ईआईडी, लाइक सैलरी, ठीक है, लाइक नेम, ठीक है। अब क्या किया कि ये ऐसे इनहेरिट हो जाएंगे इस तरह से। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये था जनरलाइजेशन का। तो आज जाके मुझे ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आया, तो मैंने कहा यार मजे की चीज़ थी ये, तो इस पे वीडियो होनी चाहिए। सिर्फ इस वजह से मैं आज का ये पूरा कोर्स करवा रहा हूँ, वरना ये कोर्स मैंने नहीं करवाना था। मैंने कहा यार ये मजे की चीज़ थी और बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट इसमें वीक भी होंगे, तो क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जाए। सो आज फाइनली मैंने इस पे वीडियो बना दी है। एनीवेज़, तो हम कहाँ पर थे? अब मुझे खुद नहीं मिल रहा। देखिए अब इस तरह से अगर आप एक फ़ाइल के अंदर कोड लिखेंगे ना तो उसको ढूँढने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमारे पास क्लासेस आती हैं, डिफरेंट आप ना फाइलिंग कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मैनेज करने में ईज़ी होगा। अब सारी चीज़ एक जगह पे है तो प्रॉब्लम हो रही है मुझे। सो लेट मी लोकेट, लास्ट टॉपिक रह गया हमारे पास। 3 पिलर तो हमने कवर कर लिए हैं। लाइक हमने एब्स्ट्रैक्शन देख लिया, हमने एनकैप्सुलेशन देख लिया, हमने इनहेरिटेंस को बहुत डेप्थ के अंदर देख लिया। अब हम देख रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म। वन इज पॉली देन सेकंड इज द मॉर्फिज्म, ठीक है। पॉली मीन्स का मतलब है हमारे पास मैनी, ठीक है। यहाँ पे मैनी, एंड मॉर्फिज्म का मतलब है फॉर्म्स। नाम से जाहिर होना चाहिए, मैनी फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी फंक्शन होगा, ठीक है, या कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक फंक्शन है, उसका जो है ना नेम सेम होगा, ठीक है। सेम नेम, ठीक है, सेम नेम होगा उसका हमारे पास। बट उसका जो बिहेवियर होगा ना, बिहेवियर, वो एक्ट किस तरह से करेगा, बिहेवियर वो डिफरेंट होगा, ठीक है। वो डिफरेंट होगा हमारे पास, किसी हर क्लास का जो भी मेथड उसमें ओवरराइड हुआ होगा वो डिफरेंट होगा। अब हमारे पास जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है ना, वो 2 टाइप्स से, अब 2 अप्रोचेस से यूज़ कर सकते हैं। पहली क्या है, हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग है, ठीक है। और एक और है हमारे पास मेथड METH, मेथड ओवर, नीचे लिखा होगा मैंने राइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग हो गया हमारे पास। अब मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू हम पॉलीमॉर्फिज्म को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ना हमने 2 फंक्शंस बनाए, वॉइड, ठीक है, सम का मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। इस तरह से ये एक फंक्शन हो गया वॉइड सम, ये सम को कैलकुलेट कर देगा। और मैंने इसमें 2 पैरामीटर रिसीव कर लिए, इंट ए एंड इंट बी, ठीक है। इस तरह से सी आउट मैंने करवा दिया, क्या है कि ए प्लस बी, ठीक है। तो मुझे प्रिंट करवा के दे देगा कि ये सम दोनों वेरिएबल्स का इतना है। सिमिलरली मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ जिसका नेम मैं सेम रखूँगा। एक इसका नेम मैं रखा हुआ है सम, तो मैं उसका नेम भी रखता हूँ वॉइड, ठीक है, एंड सम, ठीक है। वॉइड सम मैंने किया और इसके इस टाइम पे मैंने इंट ए किया, मैंने इंट बी किया, मैंने इंट सी किया, ठीक है। 3 एट्रीब्यूट्स ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आते हैं और इधर आने के बाद यहाँ पर मैं करवाता हूँ सी आउट, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब बिहेवियर डिफरेंट हो गया। इस फंक्शन का जो नेम था ये सेम था, बट ये जो प्रिंट करवा रहा है ना वो 3 वेरिएबल का सम प्रिंट करवा रहा है। और ऊपर वाला जो फंक्शन है उसका नेम भी आप देखें तो सम है, बट ये जो है ना ये 2 वेरिएबल्स का सम कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। अब मेन पर आते हैं, ठीक है। 2 फंक्शन मैंने लिख लिए ना। अब मैं जो इंट मेन है मेरे पास, इंट मेन, ठीक है। इंट मेन के अंदर मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, सम मैंने क्या नेम लिखा उसका, और 2 एंड दूसरा वेरिएबल जो पैरामीटर मुझे पास करना है उसका मैं कह सकता हूँ 4, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली मुझे प्रिंट करवा के दे देगा 6, ठीक है। इसी तरह से मैं सम लिखूंगा,
ठीक है, 2 4 ठीक है, 4 इस तरह से। अब ये मुझे देखिए सेम नेम है, बस उसके जो पैरामीटर्स थे वो किसी तरह से मैंने डिफरेंट कर दिए। अब ये मुझे प्रिंट करवा के दे देगा 10, ठीक है। तो देखिए नेम सेम बट बिहेवियर डिफरेंट। तो अगर फंक्शन से इस तरह से आप कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग आप कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। सो इट वाज मेथड ओवरलोडिंग। एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो कि होता है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर यूज, विच इज मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। इधर यहाँ पे लास्ट ही टॉपिक है हमारे पास, उसके बाद हमारी ओपी एंड हो जाएगी। मेथड हाँ, ओवर राइडिंग, ठीक है, ओवर राइडिंग। इसमें क्या होता है कि हम मेथड्स को ना ओवर राइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना इसके लिए मैंडेटरी है आपके पास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बगैर आप ये चाह काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने क्लास बनाई, क्लास ए, ठीक है। ये क्लास बना दी, ठीक है, और उसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल एक फंक्शन डिफाइन कर दिया वाइड, ठीक है, फन का, ठीक है, वाइड फन का। और इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स है या जो फंक्शनैलिटी है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। कुछ भी आपने उसमें लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरह से आपने ना एक और क्लास बना दी है, फॉर एग्जांपल वॉइड, ठीक है, सॉरी वॉइड नहीं, पहले क्लास बनानी है, क्लास, ठीक है, बी, ठीक है। यहाँ पे अगर सी प्लस प्लस में करें तो पब्लिक वगैरह उस तरह से कर सकते हैं। सिंपली मैं आपको एग्जांपल देने के लिए कर रहा हूँ, एक्सटेंड्स, ठीक है। एक्सटेंड एक वाली क्लास को एक्सटेंड करें तो पॉलीमॉर्फिज्म के लिए ज़रूरी है कि आप इनहेरिटेंस करें। एंड इसके अंदर भी मैं सेम फंक्शन बना देता हूँ, लाइक मैं फंक्शन बना देता हूँ void, ठीक है, फन। और इस क्लास की जो अपनी फंक्शनलिटी थी फन के हिसाब से वो इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि दो क्लासेस मैंने इस तरह से बना दी हैं, लाइक दिस, इधर 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 यहाँ पे देखें। एक क्लास मैंने बना दी है क्लास ए, ठीक है। ये क्लास बन गया, उसके अंदर भी देखें कोई पैरामीटर सेम नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। और सारी रिटर्न टाइप नेम वगैरह सब कुछ सेम है। ये क्लास ए का फन वाला फंक्शन है, ये क्लास बी का फन वाला फंक्शन। अब मुझे बताएं जब मैं फन को मेन के अंदर कॉल करूंगा तो कौन सा फन कॉल होगा। इस चीज़ के ऊपर आती है हमारे पास प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़रूरी है कि जो नीचे वाली क्लास है वो उसको ओवरराइड करे, ठीक है। एट द रेट कैसे बनता है ऐसे थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। एट द रेट यहाँ पे आपने लिखना होता है एट द रेट ओवर राइट, ठीक है। सी प्लस प्लस के अंदर वर्चुअल का कीवर्ड होता है। यहाँ पे ओवर राइट करेंगे। अब जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे ना, ठीक है, तो उस तरह से वो हो जाएगा हमारे पास। अब एक और चीज़ आता है कि ना यहाँ पे अभी किसका कॉल होगा, ओवर राइट तो हमने कर दिया बट फंक्शन किसका कॉल होगा। तो यहाँ पे आता है कि आप जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना उस क्लास का फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। लाइक यहाँ मेन के अंदर आते हैं, इंट मेन के अंदर मैं आ गया एंड मैं वहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ पे क्लास ए है और उसका ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और इस तरह से ऑब्जेक्ट बना दिया। तो मैं करूँगा ना ओबीजे डॉट फन, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है उसी का फंक्शन कॉल होगा ना, तो इस तरह से हो जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊँ, लाइक बी क्लास का नेम लिखा ये वाला, एंड उसमें मैंने कह दिया कि ओ बी जे टू, इस तरह से। अब ओ बी जे टू डॉट फन को कॉल करूंगा ना तो यहाँ पर ये वाला कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बेनिफिट क्या हुआ, किस तरह से, तो वही जिसका ऑब्जेक्ट है उसी के फंक्शन कॉल हो रहे हैं, तो सेम नेम डिफरेंट बिहेवियर का एडवांटेज किस तरह से मिला हमारे पास। तो यहाँ पे अभी जो हमने ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर वगैरह किए हैं ना वो स्टैटिकली डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पर आपको ना सुपर टाइप का यूज़ करते हुए बनाने होंगे। लाइक यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देखें तो ये क्लास एक बेस क्लास थी और ये वाली ड्राइव क्लास थी। तो यहाँ पे इधर आए, ठीक है, इधर आने के बाद आपके पास ज़रूरी नहीं कि एक ही ड्राइव क्लास हो, मल्टीपल ड्राइव क्लासेस हो सकती हैं। मल्टीपल ड्राइव क्लासेस के अंदर फन का फंक्शन ओवरराइड हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मेन के अंदर वापस से आना है, इसको भी भूल जाए, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है क्लास का नाम ए ओबीजे, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू का कीवर्ड, लाइक जावा के अंदर होता है, आई डोंट रिमेम्बर, जावा के अंदर आई गेस नहीं होता है, लाइक होता है एग्जैक्टली याद नहीं, बट सी प्लस प्लस के अंदर होता है, कि जावा के अंदर भी होता है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। एनीवेज, तो ए ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू, आगे आपने लिखना है ड्राइव क्लास का नेम और उसका कंस्ट्रक्टर, इस तरह से। अब आप मुझे बताएं जब आप कॉल करेंगे ओबीजे डॉट फन
तो किसका मेथड हमारे पास कॉल होगा, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने प्रैक्टिस करनी है और ना टेस्ट करके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि किस मेथड कॉल हुआ, किस क्लास का मेथड कॉल हुआ आपके पास, और आपने थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने हैं। यहाँ पे अगर आप फिर से ए का रखें तो फिर आपने फन कॉल करना है, फिर किसका होता है। और अगर आप चाहते हैं कि ओबीजे, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू न्यू एक सी, आपने एक और ड्राइव क्लास बना दी है, तो देन आपने ओबीजे डॉट फन को कॉल किया, तो देन आपके पास कौन सा फन कॉल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ आपने ना प्रैक्टिस करनी है अपने पास, और होपफुली आप लोगों का हो जाएगा। सो ये था ऊप का क्रैश कोर्स, जो कि मैंने वन शॉट वीडियो के अंदर करवाया है, जो कि काफ़ी लेंथी था, और तकरीबन 2-3 घंटे से मैं इसको शूट कर रहा हूँ। और ये देख सकते हैं आप, फाइनली फाइनली आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे अपने पास। सो इसके अलावा मुझे कोई चीज़ याद नहीं आ रही जो कि मैंने मिस की हो, बट अगर कोई टॉपिक रह गया है तो आप लोगों ने उसको एआई से हेल्प लेना है, या आप लोगों ने लास्ट में ट्राई करना है। लाइक जो चारों पिलर्स थे ना, चारों पिलर्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, आप लोगों को लैंग्वेजेस भी बता दी हैं। आप लैंग्वेज की इम्प्लीमेंटेशन है वो किस लैंग्वेज पे चूज़ करनी है, उसकी मैंने आपको रिकमेंडेशन दी है कि आपने सी प्लस प्लस में करनी है, या अगर जावा में करना चाहते हैं तो जावा में कर सकते हैं। आई डोंट रिकमेंड यू गाइस कि आप पाइथन में करें। सो ये हो गया। क्लास, ही क्लास हमारे पास ब्लू प्रिंट होती हैं, ऑब्जेक्ट उसका फाइनल आउटकम प्रोडक्ट होता है। मेरी वो भी पक्की हो गई है आज ही मैंने वो रिवाइज की थी, तो मैंने कहा इस पर वीडियो बना दूँ, हमारे पास रिलेशनशिप किस तरह से होते हैं, और हमारे पास कोहेजन एंड कपलिंग क्या होती है। कोहेजन का मुझे दोबारा से रिवाइज़ हुआ। हमारे पास ये सारी चीज़ें हो गई। हमने टीचर्स के बारे में देखा। सर आसिफ सुबहानी ने कॉन्सेप्ट क्लियर किए मेरे, कुछ सर अरसलान ने किए, और एक्चुअली मैंने सर बिलाल से पढ़ी थी, ठीक है? तो सर मोहम्मद MUHAMMAD मोहम्मद बिलाल से मैंने ये पढ़ी थी, ठीक है? उन्होंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। लाइक कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं ना जो कि आपके पीछे रह जाते हैं, तो कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे, बाकी जो क्लास ऑब्जेक्टिव बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे जो कि उन्होंने क्लियर किए थे, ठीक है? एसोसिएशन का उन्होंने क्लियर किया था, बहुत अच्छे सर थे, और बहुत यानी कि इजी चिल सीन था उनके पास। लेकिन अब वो छोड़ के जा चुके हैं हमारी यूनिवर्सिटी, तो बट बहुत अच्छे टीचर थे वो हमारे। सो उनसे मैंने पढ़ी थी सेकंड सेमेस्टर के अंदर, तो तब मैं न्यू न्यू स्टूडेंट भी था, नया नया पढ़ना भी शुरू किया था, तो इतना कोई ख़ास आता नहीं था। बट अब फाइनली फाइनली मैंने काफ़ी ग्रोथ किया है माशाल्लाह से, ठीक है? तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के क्लियर किए हैं। सो इसके अलावा भी अगर आप कोई और चीज़ पढ़ना चाहते हैं, मुझसे पढ़ सकते हैं। लाइक आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल के ऊपर आना है, ठीक है? मेरे चैनल पर जाने के बाद ना आपको वहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएँगी। वहाँ पर प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है डिफरेंट कोर्सेज़ की। यहाँ पे व्यू चैनल करें, ठीक है? व्यू चैनल पे जाने के बाद यहाँ पे प्लेलिस्ट के ऊपर जाएँ, ठीक है? तो प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप जाएँगे ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, मैं अभी डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का क्रैश कोर्स भी करवा रहा हूँ, और ये तकरीबन 1 साल तक ऑलमोस्ट चलेगा। मैं ई-कॉमर्स का फ्री एंड पेड कोर्स भी करवा रहा हूँ। मैं लाइव फ्लटर का कोर्स भी करवाता हूँ, ये भी फ्लटर के थ्रू करवा रहा हूँ। इसके अंदर नोड.जेएस, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी सारी चीज़ें, स्ट्राइप पेमेंट गेटवे वगैरह है। अगर आपने ऊप कर ली है, ऊप के बाद मैं एक और अभी यहाँ पे ऐड नहीं है, सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का कोर्स भी वो भी लॉन्च करूँगा, वो आप लोगों ने लाज़मी देखना है। इसके बाद आपने अगर ऊप अच्छे से आ जाती है, आपने करना है गाइस ये वाला कोर्स, सिंगलटन पैटर्न, जावा डिज़ाइन, ये जावा के अंदर करवाया हुआ है बेसिकली मैंने, ठीक है? अगर आप जावा के अंदर ऊप करते हैं, तो आपको ये डिज़ाइन पैटर्न्स में समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है, ठीक है? सॉलिड प्रिंसिपल्स एक टॉपिक था, वो मैंने अभी तक नहीं करवाया, वो भी करवाना चाहिए था। तो सॉलिड प्रिंसिपल पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है? लाइक सॉलिड प्रिंसिपल, ठीक है? सॉलिड, ठीक है? सॉलिड प्रिंसिपल्स, ठीक है? सॉलिड प्रिंसिपल, तो सॉलिड प्रिंसिपल हमारे पास होते क्या है, इन पे देख लेते हैं हमारे पास, ठीक है? तो यहाँ पे नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि सॉलिड, ठीक है? SOLID, ठीक है? सॉलिड प्रिंसिपल। सॉलिड ऐसे क्या मुराद होता है हमारे पास, ये ना पैटर्न्स, डिज़ाइन पैटर्न के अंदर वैसे टॉपिक आ जाते हैं, ऊप के अंदर इतना ज़्यादा करवाए नहीं जाते, बट फिर भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। इससे मुराद होता है कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल, ठीक है? रूल सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहता है कि ना एक क्लास है, एक क्लास के पास ना सिर्फ वन रीज़न होनी चाहिए चेंज होने के लिए, और रीज़न नहीं होनी चाहिए, या एक क्लास के पास है ना सिर्फ एक ही काम होना चाहिए। लाइक जब क्लासेस बनाएंगे ना, लाइक आपके पास प्रोडक्ट की क्लास लैदा होगी, कस्टमर की क्लास लैदा होगी, आपके पास पेमेंट की क्लास लैदा होगी, तो हर क्लास के पास ना सिर्फ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, वो एक और क्लास बना के उसको दे दो, ठीक है? और इसके बाद आता है कि ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन,
देन हमारे पास इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, हमारे पास डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि आप एसटीए कोर्स के अंदर ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। लाइक यहाँ से आप पढ़ सकते हैं क्लास शुड हैव वन रीज़न टू चेंज, ठीक है, मीनिंग इट शुड हैव वन सिंगल फोकस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और अपना जो क्लासेस है ना, वो ओपन होनी चाहिए एक्सटेंशन के लिए, यानी कि एक क्लास है उससे आप मजीद क्लासेस बना सकते हैं, और क्लोज होनी चाहिए मॉडिफिकेशन के लिए। मॉडिफिकेशन ना करें ज़्यादातर ना, इस तरह से आपने डिज़ाइन करना है। लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये सारे जो है ना टॉपिक्स, ये किसके अंदर आ जाते हैं, ये डिज़ाइन प्रिंसिपल वाले कोर्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। आप कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ना चाहते हैं, नेटवर्किंग किस तरह से होती है, आप केबलिंग किस तरह से कर सकते हैं, आपके पास सारी कमांड्स क्या होती है, सब चीज़ें मैंने इस कोर्स के अंदर करवाया हुआ है, ठीक है। राउटिंग किस तरह से होती है, फॉरवर्डिंग किस तरह से होती है, वो सारी चीज़ें हो गई। ये भी एसटी का कोर्स है, ठीक है। इसमें कुछ एडिशनल एक वीडियो ऐड है, तो इसलिए डबल डुप्लीकेट हुआ हुआ है, इसमें एक को डिलीट करना है मुझे, खैर। तो इसमें आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम की देख सकते हैं 21 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। फ्लटर फायर बेस यानी कि डाटा बेस में मैंने फायर बेस करवाया हुआ है, फायर स्टोर के थ्रू हम कर रहे होते हैं, तो उसका क्रैश कोर्स करवाया हुआ है। बिगनर लेवल पे फ्लटर मैंने 10 डेज में मास्टर करवाया हुआ है। फ्लटर के प्रोजेक्ट वाइज मैंने करवाया हुआ है। मैंने ऐप डेवलपमेंट देख सकते हैं 49 वीडियोस अवेलेबल हैं। प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स, अगर मशीन लर्निंग में आपको प्रोबेबिलिटी आती है, उसमें करना होता है, तो वो भी आप कोर्स करना चाहें कर सकते हैं। ऑपरेशनल रिसर्च का कोर्स, गाइज ये पहला कोर्स था जो कि मैंने करवाना स्टार्ट किया था। सो गाइज दैट वाज द कोर्स यू हैव जस्ट फॉलोड एंड लर्न। सो अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम इज एज ताशिब हमजा। आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल देयर। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर ऊप को इम्प्लीमेंट करके प्रॉपर पूरा कोर्स बनाऊं, सो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इस स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर प्रॉपर पूरा कोर्स होना चाहिए, लाइक सी प्लस प्लस के अंदर या जावा के अंदर, जावा या सी प्लस प्लस, इन दो लैंग्वेजेस के अंदर अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर ऊप का कोर्स लेकर आऊँ, सो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मुझे ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन लग सकते हैं ये ऊप का प्रॉपर कोर्स बनाने के लिए। बट अगर आप वाकई चाहते हैं कि मैं इसका प्रॉपर कोड वाइज इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं, सारे कॉन्सेप्ट्स को डिलीवर कर सकूं उसके अंदर, तो उसके लिए आप नीचे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं प्रॉपर किसी और क्रैश कोर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।